नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः के रिवीजन की ऑनलाइन क्लासेस में मैं ऋषि कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल हम चर्चा कर चुके थे वर्णमाला की, साथ ही साथ व्याकरण की परिभाषा, उसके साथ ही साथ हमने चर्चा करी ध्वनि क्या होती है, लिपि क्या होती है, वर्ण क्या होते हैं, अक्षर क्या होते हैं, शब्द क्या होते हैं। इसके अलावा हमने शब्दों को काउंट करने का तरीका भी सीखा। साथ ही साथ हमने आगे सीखा कि पद क्या होते हैं और वाक्य क्या होते हैं। ठीक है, तो इस बात को ज़रा सा रिप्रेजेंट कर देता हूँ। मैंने कल आपको एक बात समझाई थी कि हिंदी की शुरुआत हुई तो हुई कहाँ से। तो हिंदी की शुरुआत आपने देखा था, ईरान एक देश है जो पर्शिया के नाम से प्रसिद्ध था पुराने समय में, लेकिन वर्तमान में वो ईरान कहलाता है और वहाँ के रहने वाले लोग कहलाए ईरानी। ईरानी को ही करते थे पारसी, और पारसी से बना है फारसी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ईरान के रहने वाले लोग हैं वो स को ह पढ़ा करते थे। तो इसी प्रकार भारत में रहने वाले जो सिंधु के पार रहने वाले जो लोग थे उनको वे कहा करते थे हिंदू, और हिंदू से ही बना है हिंदुस्तान। इतनी बात मैं आपको बता चुका था कल। साथ ही साथ मैंने आपको बताया था कि मोटे रूप से हम भारतीय जो भाषा है इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन में मैंने कहा था संस्कृत के 2 भेद बताए थे, लौकिक और वैदिक। वैदिक में वेद रचे गए हैं, लौकिक संस्कृत के अंदर रामायण और महाभारत की हुई है रचना। उसके बाद पाली, पाली के बाद प्राकृत, प्राकृत के बाद अभ्रंश। अभ्रंश का मतलब होता है बिगड़ा हुआ या टूटा फूटा रूप। मैंने कहा था कि भाषा को बदलने के लिए 1-2 वर्ष नहीं लगते, कम से कम 100 या 150 साल लगते हैं। तो इनके बीच में हमने गैपिंग 500 वर्षों का दिया था, और एक सोर्स यानी अभ्रंश और सोर्स यानी अभ्रंश से ही निकली है हिंदी। कहने का तात्पर्य है कि संस्कृत प्राचीन भाषा है, उसकी उत्तराधिकारिणी कौन सी भाषा बनी? हिंदी, जो हमारे सामने वर्तमान स्वरूप उसका प्रचलित है। एक बात और, जब हिंदी 1900 इसी प्रकार 11 सितंबर से लेकर 14 सितंबर तक 4 दिन तक बहस चली संविधान सभा में, और 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा में हिंदी को राजभाषा के रूप के अंदर ग्रहण किया गया। साथ ही साथ हमारे संविधान की भाग संख्या 17 के अध्याय 1 में अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान सभा में हिंदी भाषा को किस प्रकार संवर्धित किया जाएगा, संरक्षित किया जाएगा, इन सारे प्रावधान 343 से लेकर 351 तक के अनुच्छेदों में लिखा गया है। इसके अलावा आपको पता चल गया कि हमारी जो हिंदी भाषा है वो हिंदी दिवस कब बनाया जाता है? 14 सितंबर को। ठीक बात है। लेकिन अगर मैं प्रश्न आपसे पूछूं कि राजस्थानी भाषा दिवस कब बनाया जाता है, तो राजस्थानी भाषा दिवस बनाया जाता है 21 फरवरी को। कौन सी फरवरी को? 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस। यहाँ तक भी हम चर्चा कर चुके थे। फिर मैंने कल आपको बताया वर्णमाला क्या है, तो हमने चर्चा करी थी किसी भाषा की जो मूल ध्वनियाँ हैं उसके व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। मैंने कहा था विश्व की 3000 भाषा हैं, और 3000 भाषा को 13 भाषा परिवारों में विभक्त किया गया है, और भारूपी परिवार से हमारी हिंदी निकलती है। ऐसा ही मैंने आपको कल बताया था। तो किसी भाषा की जो मूल ध्वनि है उसके वैसे समूह को वर्णमाला कहते हैं। हमने बात करी व्याकरण की। व्याकरण क्या है इस पर भी चर्चा कर चुके थे कि व्याकरण का शाब्दिक अर्थ होता है विश्लेषण करना, भली भांति समझना। भली भांति हम समझ जाते हैं किसी भाषा को तो हम उससे अच्छी तरह पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं और बोल सकते हैं। मैंने कहा था ध्वनि क्या है, एक बहुत सिंपल सी बात, जहाँ कोई भी चीज़ अलिखित रूप में हो तो वह ध्वनि कहलाती है, और जब ध्वनि को लिख लेते हैं लिपि के अंदर तो लिपि कहलाएगी, और उनको वर्णों में लिखा जाएगा। लिपि क्या, वही बता दी थी मैंने आपको कि प्रत्येक ध्वनि का निश्चित संकेत चिन्ह और निश्चित आकृति होती है जिसमें उस ध्वनि या वर्ण को लिपिबद्ध किया जाता है। हम फिर चर्चा करी थी वर्ण की। मैंने कहा भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और ध्वनि को ही वर्ण कहा जाता है। एक और परिभाषा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, इसके खंड मतलब टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उन्हें भी क्या कह सकते हैं? वर्ण कह सकते हैं। मैंने चर्चा कर ली थी आपके सामने।
और इसके बाद हमने बात करी अक्षर की। अक्षर का मतलब क्या होता है? जिसका अंत किससे हो? स्वर से हो, यानी जितने भी व्यंजन हैं वो सारे के सारे स्वर हैं, क्योंकि बिना स्वर की सहायता से आप किसी भी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। अक्षर से मिलके बनते हैं शब्द। मैंने आपको शब्द को काउंट करना बताया था, एक शब्द को कैसे काउंट किया जाता है। अगर एक ही शिरोरेखा रेखा से जुड़ा हुआ शब्द है तो एक शब्द ही काउंट होगा, अगर दोनों के बीच में योजक चिन्ह लगा है तो भी एक काउंट होगा, साथ ही साथ अगर कोष्टक लगा हुआ हो तो वो भी शब्द एक ही काउंट होता है। शब्दों से मिलके बनते हैं पद। पद बड़ा महत्वपूर्ण था, मैंने आपको बताया था पद किसे कहते हैं। मैंने आपको कहा था जब किसी स्वतंत्र शब्द का प्रयोग वाक्य में किया जाता है तो वह रूप बन जाता है पद। राम पुस्तक पढ़ता है, उदाहरण आपके सामने था, तो मैंने आपको एक बात कही थी, राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम एक तरह के स्वतंत्र शब्द है। कब? जब वह वाक्य से बाहर है। लेकिन जब उसी स्वतंत्र शब्द का प्रयोग आप वाक्य में कर देते हो तो वह रूप बन जाता है पद। तो राम यहाँ पे कर्ता पद था, ऐसा मैंने आपको बता दिया था। एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बात कि जब किसी स्वतंत्र शब्द के साथ उसके संबंध सूचक शब्द यानी का, के, की, ये संबंध दर्शाने का काम करते हैं, अगर ये शब्द जोड़ दिए जाते हैं तो वह रूप भी पद का काम करते हैं। मैंने कहा लड़की का चश्मा गिर गया, तो आपसे पूछे भी कर्ता पद कौन है? चश्मा है या लड़का है? तो नहीं, आप पूरा का पूरा बोलेंगे कि सर लड़के का चश्मा, द गॉगल ऑफ बॉय। यहाँ पे अंग्रेजी में इस प्रकार सेंटेंस बनेगा, लड़की का चश्मा पूरा का पूरा कौन सा पद है? कर्ता। और पदों से मिलके क्या बनता है? वाक्य। वाक्य में दो चीज़ों का होना अनिवार्य है, कर्ता और क्रिया। बिना कर्ता के वाक्य नहीं बनेगा और बिना क्रिया के वाक्य नहीं बनेगा। कर्ता को ही कहते हैं उद्देश्य और क्रिया को ही विधेय के नाम से जाना जाता है। ये अपनी छोटी मोटी बातें थी जो हमने आपके सामने वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत की, और ये समराइज भी हो गया कल का जो हमने बातें समझाई थी। अब कुछ बातें हम आगे लेके चलते हैं। देखिए, अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे देवनागरी हिंदी लिपि की वर्णमाला। क्या पढ़ेंगे? देवनागरी हिंदी लिपि की वर्णमाला। चलिए इस पर चर्चा करते हैं। मैंने आपको कल बताया था कि हिंदी हमारी कौन सी भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि क्या है? किसी भाषा को लिखने के लिए कोई ना कोई लिपि होनी चाहिए। किसी भाषा को लिखने के लिए कोई ना कोई क्या होनी चाहिए? लिपि होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा था कि अशोक की जो अभिलेख है, शिला अभिलेख हैं, वह ब्राह्मी, खरोष्टी और माइक इन लिपि में लिखी गई हैं। उसी प्रकार हिंदी कौन सी भाषा में लिखी गई है? तो प्रश्न हमारा बनता है कि हिंदी की लिपि कौन सी है? तो आप सीधा सीधा प्रश्न का उत्तर देंगे, कौन सी लिपि है बताइए? देवनागरी लिपि। इसको हम काट देते हैं यहाँ से। कौन सी है? देवनागरी लिपि। देवनागरी लिपि, ठीक है। अब चर्चा करते हैं देवनागरी लिपि होती क्या है। देवनागरी लिपि होती क्या है? देखिए, देवनागरी लिपि क्या लिखा हुआ है? देवनागरी हिंदी लिपि की वर्णमाला। देवनागरी हिंदी लिपि में मूल वर्णों की संख्या 44 है। सबसे पहले प्रश्न ये बनता है, देवनागरी हिंदी लिपि में मूल वर्णों की संख्या कितनी? देखिए, चर्चा हो रही है मूल वर्णों की संख्या। प्रश्न सीधा सीधा आता है, कई बार पहले आता था, आजकल किस प्रकार के प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन पहले आता था देवनागरी हिंदी लिपि में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? कहीं 44 होता, कहीं 46 होता, कहीं 48 होता। तो बच्चे कन्फ्यूजन होते सर 46 से 48 से क्या है? तो जैसा प्रश्न वैसा हमें क्या देना? उत्तर देना है। प्रश्न आपके सामने है कि देवनागरी हिंदी लिपि में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है, जिनमें आपको 11 स्वर और 33 व्यंजन देखने को मिलेंगे। यानी हम बात करें मूल कितने हैं, देखिए अलग बने होंगे, दूसरे वर्ण इनसे ही मिलकर बने होंगे, लेकिन मूल की चर्चा कर रहे हैं तो मूल कितने हैं? 11 स्वर हैं और 33 क्या हैं? व्यंजन हैं। और अगर बात करें वर्तमान में, तो वर्तमान में कुल 52 वर्णों ध्वनियों का क्या हो रहा है? प्रयोग किया जाता है। तो प्रश्न अगर आपके सामने आए कि मूल वर्णों की संख्या कितनी है, अगर आपके सामने प्रश्न आए कि वर्तमान में हिंदी वर्णमाला देवनागरी लिपि में मूल वर्णों की संख्या आपसे पूछे, मूल वर्णों की संख्या, प्रश्न जैसा वैसा का हमें क्या देना? उत्तर। तो आप सीधा सीधा उत्तर क्या देंगे बताइए? मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है। लेकिन अगर प्रश्न इस प्रकार का आए कि वर्तमान में कुल वर्णों की संख्या, कुल वर्ण, देखिए कुल और मूल, कुल वर्णों की संख्या, अगर इस प्रकार का प्रश्न आए कुल वर्णों की संख्या,
तो कुल वर्ण कितने हैं? कुल वर्ण है हमारे सामने कितने? 52। बहुत सिंपल सा प्रश्न आपके सामने हो गया, क्लियर हो गई है। कौन कौन से अभी हम चर्चा करते हैं, 1 मिनट पहले यहाँ पे चर्चा करते हैं। मैंने कहा मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44। और टोटल कितने वर्ण हैं आपके सामने? 52। और 44 में भी कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। स्वर कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? 33। एक बात मैंने आपको पहले कही थी कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन को ही हम क्या कह सकते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे अंग्रेजी में शब्द आता है अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 26 हैं। उसमें आप कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं यानी व्यंजन पढ़ते हैं, साथ ही साथ वोवल्स यानी स्वर पढ़ते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं, यहाँ तक आपको क्लियर है? देखिए अभी अभी मैंने कहा कि देवनागरी हिंदी लिपि में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? 44 है, जिनमें 11 स्वर है, 33 व्यंजन है। और टोटल वर्णों की बात करें, कुल वर्णों की बात करें तो कुल वर्ण कितने हैं? 52 हैं। वह कैसे हैं इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए देवनागरी हिंदी लिपि की वर्णमाला में इनको पढ़ना है। जब तक हमें वर्णों पर अधिकार प्राप्त नहीं होगा आप किसी भाषा को नहीं सीख पाएंगे। किसी भाषा को सीखने का सबसे पहले मूल मंत्र क्या है? उनके वर्णों पर अधिकार प्राप्त करना। देखिए तो स्वर कितने हैं बताइए? 11। हमें सर पता चल गया कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। आपसे पूछे कि स्वर कितने हैं साहब, तो स्वर आपके सामने कितने हैं? स्वर कितने हैं? स्वर है आपके सामने 11। बहुत सिंपल सी बात, 11 स्वर। ठीक है, अब 11 स्वर कैसे हैं चर्चा करेंगे। अगर हम बात करते हैं अपभ्रंश में, तो अपभ्रंश जो मैंने अभी आपको बताया था, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आया था, उसमें स्वरों की संख्या केवल 8 ही थी। फिर लगातार स्वर और बढ़े, 10 हुई। फिर लगातार एक स्वर और लिया गया, उस फिर संख्या कितनी हो गई? 11। तो बात का विषय है, हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले चर्चा कर रहे हैं कि स्वरों की संख्या कितनी है? 11। बार बार प्रश्न आता है, तो स्वर की संख्या कितनी है? 11। भाई कौन कौन से? अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अन अह। आपसे पूछे है तो आप अनह को ही बोलते हैं। मैं कहता हूं नहीं भैया, अन अह स्वर नहीं है। क्यों नहीं है? किस पे चर्चा हम बाद में करेंगे। जब नहीं है तो मैंने इसका एक अलग नामकरण कर दिया, और अलग नामकरण क्या कर दिया? अयोग वाह। क्या नामकरण करा बताइए? अयोग वाह। इस बात को समझिए आप, अयोग वाह क्या? अयोग वाह का मतलब अ माने होता नहीं, योग माने मिलना, वहाँ मतलब वहन करना। यानी ये स्वर के साथ नहीं मिलेंगे, ना ही व्यंजन के साथ मिलेंगे। जब हमने इसका तीसरा नामकरण कर दिया, अर्थात ये ना पुरुष है ना महिला है, तो थर्ड जेंडर है, तो थर्ड जेंडर का थर्ड जेंडर नामकरण होता है। इसी प्रकार हमने इसका नामकरण क्या कर दिया? अयोग वहा। कैसे करा चर्चा बाद में करेंगे। कितने हैं? ये 2 है। अन और अह कितने हैं भैया? 2। इसके अलावा अगर बात करें व्यंजन, तो व्यंजन आपके सामने लिखे हुए ही हैं। मैं इसको वापस रिपीट कर रहा हूं। कितने हैं व्यंजन बताइए? 33। क ख ग घ अंग। ठीक है, फिर आता है च छ ज झ इये। फिर आता है ट ठ ड ढ ण। फिर आता है त थ द ध न। फिर आता है प फ ब भ म। ये स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, 25 के 25। इसके अलावा 4 पुष्प व्यंजन कहलाते हैं, श श स ह। और 4 अंतस्थ व्यंजन कहलाते हैं, य र ल और व। ये चारों के चारों, यानी टोटल हम बात करें 25 और 8 कितने होंगे? 33। मैं बाद में लिखवा दूंगा, अभी जनरली मैंने आपको बोल के से बता दिया है। तो ये 33 व्यंजन। ठीक है, मूल तो कितने हैं? 11 और 33 ही है। आप सोचने वाली बात है कि मूल 11 है, जो मूल 11 में एक स्वर आता है कौन सा? अ। आप बताइए, अ से थी तो क्या बना होगा? अन बना होगा। और अ से क्या मिलके बना होगा? अह बना होगा। यानी हम मूल पे पकड़े तो मूल क्या है? अ। हाँ या ना? बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है आपको? मूल क्या है बताइए? अ से मिलके अन बना, अ से मिलके अ बना। हम मूल की बात करें तो मूल कितने हैं? 11 ही है। और अगर व्यंजन की बात करें तो यहाँ पे व्यंजन कितने हैं? 33 से। इसके अलावा एक व्यंजन है द्विगुणी व्यंजन। देखो नाम से स्पष्ट है, द्वि का मतलब क्या होता है? 2, और गुणी का मतलब क्या होता है? गुण। भैया कितने गुण हैं इसमें? इस व्यंजन में 2 गुण हैं। अब 2 गुण कौन कौन से हैं इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके से पहले इसके 1-2 नाम वो लिखते हैं। इसका एक और नाम है ताड़न जात। इसका एक और नाम है उच्छिप्त व्यंजन। कई बार पहले पूछते थे पटवारी में,
उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त। बात देखिए चर्चा हम कर चुके हैं कि ताड़नजात उत्क्षिप्त। उत्क्षिप्त का मतलब क्या होता है? उत्क्षिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ। क्या हुआ? फेंका हुआ। इसको फेंकना या उछालना, हम किस चीज़ को बच्चा होता है फेंक देता है या उछाल देता है, तो फेंकना या उछालना सिंपल सी बात है। ताड़न का मतलब ये होता है ताड़ देना यानी बाहर भगा देना। और द्विगुणी का तो मैंने अर्थ आपको बता ही दिया। द्विगुणी का मतलब क्या होता है? जिसमें कितने गुण हों? 2 गुण हों। अब आप इस बात को सिद्ध करते हैं कि शायद उत्क्षिप्त है, ताड़न जात है, द्विगुणी नाम पड़ा था, क्यों पड़ा। इस बात को आप बहुत अच्छी तरह समझे और इसके पीछे 3-4 फैक्ट भी बताऊंगा, उसको भी आपको समझ लेना है वर्बली। देखिए द्विगुणी क्यों? क्योंकि पहला एक व्यंजन आता है, आपने इस व्यंजन 33 व्यंजन में की लाइन आती है ट की, ट ठ ड ढ, ड और ढ। ठीक है, अंग्रेजी में डी और डी एच लिखते हैं। अंग्रेजी में क्या लिखते हैं? डी और डी एच। तो हम लिखते हैं यहाँ पे ड और एक क्या लिखते हैं? ढ। बहुत सिंपल सी बात है, समझ में आ गई वाली बात। तो हम इस पे चर्चा करते हैं। अब देखो पहला व्यंजन कौन सा है? ड। आप पढ़ें इसको। पहला कौन सा है? ड। और दूसरा क्या है? ढ। पहला क्या है? ड और दूसरा क्या है? ढ। चलो ये तो इसमें ही काउंट हो जाएंगी, किसमें? 33 के 33 व्यंजन में। तो पहला गुण तो इसमें था ड और ढ का, लेकिन जब इस ड के नीचे क्या लग गया? नुक्ता, और ढ के नीचे भी क्या लग गया? नुक्ता, तो ये बन गया ड़ू। क्या बन गया? ड़ू। और दूसरा क्या बन गया? ढू। ड़ू ढू। देखिए आपकी जुबान उठेगी और मूर्धा को स्पर्श करेगी, ऊपर उठेगी जबान। मूर्धा, मूर्धा का मतलब होता है खुरदरा, सब चर्चा करेंगे अभी। उस पे जाकर जबान क्या करेगी बताइए? लुढ़केगी और ऐसा लगेगा वर्णों को ऊपर होगी, ड़ ऊपर हो रही जबान, और मूर्धा को छू करके ड़, तो ऐसा लग रहा है वर्णों को बाहर की साइड क्या कर रही है? फेंक रही है, या वर्णों को बाहर की साइड क्या कर रही है? उछाल रही है। इस कारण जब हम ड़ पढ़ते हैं तो इस कारण हमको ऐसा लगता है कि वर्णों को बाहर की फेंक रही है, उछाल रही है। इसका नाम क्या पर क्या पड़ा? उत्क्षिप्त व्यंजन। ताड़न का मतलब होता है ताड़ देना। और द्विगुणी क्यों? पहला गुण तो किसका था? ड और ढ का, लेकिन जैसे ही मैंने इन 2 वर्णों के नीचे क्या लगा दिया? नुक्ता लगा दिया, नया वर्ण की उत्पत्ति हुई है, व्युत्पत्ति हुई है, नया वर्ण हमने व्युत्पन्न किया है। तो ड़ ढ के साथ जब ड और ढ के साथ हमने नुक्ता लगा दिया तो इसका उच्चारण क्या हो गया? ड़ ढ़, ड़ ढ़, ड़ ढ़। उच्चारण करना आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो एक नया गुण उत्पन्न हो गया ड ढ के साथ, इसका नामकरण क्या पड़ा? द्विगुणी व्यंजन। क्या मेरी बात आपको समझ में आ गई है? मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। पहला इसमें गुण किसका था बताइए? पहला गुण था इसमें ड का और किसका? ढ का। लेकिन जब इन वर्णों के नीचे हमने क्या लगा दिया? नुक्ता लगा दिया। ये बिंदी जो लगी हुई है साइड के अंदर, साइड में नहीं सॉरी नीचे लगी हुई है, उसे हम क्या बोलते हैं? नुक्ता। ये नुक्ता लगा दिया तो इसमें नया गुण उत्पन्न हो गया ड़ और ढ़ का। ड़ और ढ़ का नया गुण उत्पन्न होने के कारण इनका नामकरण क्या पड़ा? द्विगुणी व्यंजन। पहली बात। दूसरी बात, इन्हें उत्क्षिप्त व्यंजन क्यों कहे? क्योंकि जब इन वर्णों का हम उच्चारण करते हैं तो जीभ अपने उच्चारण स्थल को छूकर वर्णों को बाहर की साइड क्या करती है? फेंकती है, और फेंकने के कारण का नामकरण क्या पड़ा? उत्क्षिप्त व्यंजन। इसे ताड़न जात भी कहते हैं। ये सारी बातें आपको बाद में पता चलेगी। इसके साथ साथ इसकी 1-2 बातें और महत्वपूर्ण, इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहली बात तो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात, मैं आपसे पूछता हूं कौन सा राइट है? चलो ठीक है, पहला या दूसरा? इसमें से पहला राइट है या फिर दूसरा राइट है? तो कई बच्चे पहला बताएंगे और कई बच्चे क्या बताएंगे? दूसरा। कोई दिक्कत नहीं है, आप बताओ कौन सा राइट है, पहला या दूसरा? अच्छा ये को लिख देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए। इसमें पहला या दूसरा? तो देखिए
इसमें दूसरा क्या है, गलत है, और इसमें पहला क्या है, गलत। आप बोल सकते सर क्यों? तो नियम क्या बना, नियम बना कि भाई इन दो वर्णों से ड़ और ढ से स्टार्ट होने वाला हिंदी भाषा में कोई भी शब्द नहीं है। हिंदी भाषा में कोई शब्द ही नहीं है। स्टार्टिंग की बात मैं कर रहा हूं, स्टार्ट होने वाला। क्योंकि अगर इसको पता है ढक्कन, डी 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 और डी एच, मैंने भी बताया आपको, ढक्कन, और उसको ढ पढ़ते हैं, ढक्कन, ढक्कन, उच्चारण गलत हो जाएगा। इसको क्या पढ़ते हैं, डमरू, और इसको डमरू, यूं पढ़ता डमरू, उच्चारण गलत हो जाएगा। और हिंदी भाषा क्या है, एक वैज्ञानिक भाषा है। ये बात ध्यान कर लेना कि हिंदी एक ऐसी भाषा है जिसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, वैसा ही बोला जाता है। अंग्रेजी की तरह नहीं है, तो अंग्रेजी में पीयूटी पुट और बीयूटी बट हो जाता है। अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, पीयूटी पुट, और इसको क्या पढ़ रहे हैं, बट, जबकि इसको बुट पढ़ना चाहिए। तो अंग्रेजी भाषा में ऐसा हो सकता है, हिंदी भाषा में ऐसा नहीं हो सकता। हिंदी भाषा तो विश्व की जितनी भी भाषा हैं उन सभी में क्या है, वैज्ञानिक भाषा है, क्योंकि उसमें जैसा लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है, वैसा ही बोला जाता है। तो बहुत सिंपल सी बात, पहला नियम क्या बना कि इन दो वर्णों से स्टार्ट होने वाला हिंदी भाषा में कोई शब्द नहीं है। तो पहला नियम हम लिख लेते हैं, ड वे ढ से, रूढ़ से शुरू होने वाला हिंदी भाषा में कोई भी शब्द नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट बात हो गई। यहाँ पर हम शब्द शुद्धि की बात कर रहे हैं। जैसे आप पढ़ोगे ना आगे आके शब्द शुद्धि क्या होती है, तो ये सारे शब्द शुद्धि है। एक लिखता है ढाका, बांग्लादेश की राजधानी कौन सी है, ढाका। अब इसको ऐसे लिख दिया, कईयों ने इसको ऐसे लिख दिया, तो ये क्या है भैया, गलत। ये क्या है, राइट। एक होता है ढाबा, कई जगह आपने गुड्डन का ढाबा, पंजाबी ढाबा, हमारे यहाँ पंजाबी ढाबा भी लिखा हुआ है। तो ढाबा पर ढेक के नीचे क्या लगाए थे, बिंदी। तो मैं उनको बोलता भाई ये गलत है, क्योंकि ये ढाबा नहीं है, ढाबा हो गया। चाण करे, ये ढाबा नहीं ढाबा हो गया, तो ये शब्द क्या है, गलत है। तो पहला नियम हमारे सामने आ गया कि ड और ढ से शुरू होने वाला हिंदी भाषा में कोई शब्द नहीं है। हाँ, ये बीच में जरूर आ जाएंगे, जैसे सड़क बीच में आ सकते हैं, ठीक है, बीच में आ सकते हैं, अंत में आ सकते हैं, लेकिन स्टार्टिंग में कभी भी नहीं आएंगे। तो पहले वाला नियम शायद आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हिंदी भाषा में इनसे स्टार्ट होने वाला कोई भी शब्द नहीं है, पहले नंबर वाली बात। तो ये क्या बीच में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। अंत में आ जाएंगे, बिल्कुल आ जाएंगे। अंत के अंदर, शुरुआत में कभी भी नहीं आते हैं। दूसरी नंबर इंपॉर्टेंट जो बात है, उस बात को भी आप समझें कि कभी भी, जैसे अच्छा एक शब्द और लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, रोड, और आपसे पूछे बताइए कौन सा राइट है, पहला या दूसरा। तो मैं कहता हूँ 99% लोग बोलेंगे साहब ये वाला क्या है, सही है, और ये वाला क्या है, गलत है। जबकि मैं कह रहा हूँ ये वाला क्या है, राइट है, ये वाला क्या है, गलत है। आप बोलो सर कैसे, कैसे? तो मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये ड़ और ढ कौन सी भाषा का शब्द है, हिंदी भाषा का शब्द है। और रोड शब्द कौन सी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द। अंग्रेजी देखिए, एक शब्द आता है ROAD। अब देखिए RO रो, और D को क्या हो गया, ड। तो इसके नीचे नुक्ता लगाने की बताइए आवश्यकता पड़ रही है क्या आपको? नहीं पड़ रही है ना, तो जबरदस्ती नुक्ता क्यों लगाएं। एक और शब्द हो गया ऐसे रेडियो, ओ होता है, यो नहीं होता, ध्यान कर लेना थोड़ा, यूँ लिख दिया। और दूसरा शब्द मैंने ऐसा लिख दिया सॉरी इसको हटा देता हूँ, रेडियो। तो कौन सा राइट है भैया, राइट है, ये गलत है। कि रेडियो शब्द कौन सी भाषा का शब्द है,
रेडियो शब्द भी अंग्रेजी भाषा का क्या है, शब्द है। इस बात को जरा ध्यान करना है। तो भाई अंग्रेजी भाषा का कोई शब्द यदि हिंदी भाषा में लिखा जाता है तो उस हिंदी भाषा में ड़ और ढ का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे साफ साफ लिख रहा हूँ क्या, कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों में ड़ और ढ, ऋ व ढ का प्रयोग नहीं होता है। इस बात को भी आपको ध्यान करनी है कि अंग्रेजी भाषा के शब्दों में ड और ढ का प्रयोग नहीं होता है। अंग्रेजी भाषा के शब्द किस में लिखेंगे, जब हिंदी भाषा में लिखेंगे। जैसे उदाहरण लिख लो, जैसे इसमें रोड गलत, एक उदाहरण लिख लो ताकि दिमाग में ये बात रह जाए। इसके अलावा कई शब्द हैं, जैसे पंडित है तो पंडित में बिंदी आएगी नहीं आएगी, दिमाग में एक बात आनी चाहिए। हिसाब पंडित में लिखा, ऐसे बिंदी आएगी नहीं आएगी, तो भाई बिंदी आएगी नहीं आएगी, आप बताओ भाई पंडित में बिंदी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अब पंडित को आप ऐसे लिखो या ऐसे लिखो, बात एक ही है, क्योंकि अभी आपको पता चल जाएगा। ये जो अनुस्वार है ये है डे का पंचम वर्ण है, इस पर हम चर्चा करेंगे अभी कि जो अनुस्वार है वो डे का क्या है, पंचमा अक्षर है, पंचम वर्ण है। अब कैसे, तो यहाँ पे नियम क्या बना, अगर अनुस्वार हो या फिर अनुस्वार हो, या अनुस्वार का मतलब या अर्धचंद्र बिंदु हो, ठीक है, तो बाद वाले वर्ण में कभी भी ड और ढ का प्रयोग नहीं होगा। तो थर्ड वाला लास्ट वाला नियम एक को लिख लेते हैं कि अनुस्वार होने पर बाद वाले वर्ण में ऋ ढ का प्रयोग नहीं होगा। जैसे पंडित, ठीक है, ये भी पंडित, यहाँ पे अगर अनुस्वार लगा दो ये भी क्या है, पंडित। ये दोनों क्या है, गलत। राइट क्या है, पंडित। ये क्या कर लेते हैं, राइट। तो ड़ और ढ पे हमने 3 चर्चा कर ली बहुत अच्छी तरह। इस बात को समझ लेना कि पहली बात कि ड़ और ढ से स्टार्ट होने वाला हिंदी भाषा में कोई शब्द नहीं है, ये बीच में आ जाएंगे, अंत में आ जाएंगे। जैसे शब्द लिख दिया मैंने, मान लीजिए जैसे शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पे ये शब्द लिख दिया मैंने यहाँ पर, मान लीजिए घोड़ा। अब आप बोलो सर ये घोड़ा है, और अगर मैं इस प्रकार लिखूं तो कौन सा राइट है, पहला है दूसरा? तो पहला तो है घोड़ा और दूसरा क्या है, घोड़ा।
देखो ड और ड़ में क्या है, अंतर है। तो जहाँ ड का उच्चारण होगा वहाँ पे ड ही आएगा, जहाँ पे ड़ का उच्चारण होगा वहाँ पे ड़ ही आएगा। इस बात का ध्यान कर लेना। तो स्टार्टिंग में कभी भी नहीं आएगा, अंत में आ सकते हैं, बीच में आ सकता है, स्टार्टिंग में कभी भी बोलो नहीं आएगा। क्लियर हो गई यहाँ से बात। अंग्रेजी भाषा के शब्द अगर हिंदी भाषा में लिखे आते हैं तो अंग्रेजी भाषा के शब्दों को हिंदी भाषा में लिखते समय भी ड़ और ढ का प्रयोग नहीं होता है। थर्ड नंबर वाली बात, अनुस्वार होने पर, यानी पहले वाले वर्ण में अगर अनुस्वार है तो अनुस्वार होने के पर बाद वाले वर्ण में ड़ और ढ का प्रयोग नहीं होता है। ऐसे पंडित लिखते हैं तो आप ड के नीचे नुक्ता नहीं लगाएंगे, क्योंकि पहले वाले वर्ण में अनुस्वार है, अनुस्वार ही पंचम वर्ण भी होता है किसका, इस प्रकार जैसे मैंने आपको समझा दिया है। तो क्लियर हो गई यहाँ तक बातें, हम आगे चलते हैं। लास्ट जो बात रहेगी कौन सी है, संयुक्त अक्षर। संयुक्त का मतलब क्या होता है, सम धन युक्त से बना। युक्त का मतलब क्या होता है, जोड़ना। युक्त योग, योग का मतलब क्या होता है, जोड़ना। तो संयुक्त अक्षर कितने होते हैं, 4। पहले 3 ही थे, पहले ये 3 ही थे। कौन कौन से थे, पहले क्षत्रज, ठीक है, बाद में ये श्रेय को बाद में जोड़ा गया। तो धीरे धीरे लगातार हिंदी भाषा में परिवर्तन होते रहे हैं। हिंदी भाषा कोई एक दिन में नहीं बनी है, लगातार इसमें आमूलचूल परिवर्तन होते रहे हैं, लगातार, ठीक है। 1956 तक के अंदर आप परिवर्तन देखते मिलेंगे, और आज भी परिवर्तन होते रहते हैं। कई अमानक वर्ण हैं, ठीक है, जैसे आप झ इस प्रकार बनाते थे, पहले पता होना चाहिए आपको। अब झ का बनाने का तरीका इस प्रकार हो गया। छः पहले इस प्रकार बनाते थे, अब छः बनाने का तरीका इस प्रकार हो गया। तो कई अमानक वर्ण हैं जिनको हमने मानक बना दिए, धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। तो कहने का तात्पर्य यह है, संयुक्त अक्षर कितने, 4। अब टोटल की हम चर्चा कर लेते हैं। तो टोटल पे देखो चर्चा करते हैं, तो आप देख सकते हैं टोटल पे चर्चा कितने हो गए, 52, ठीक है। तो यहाँ पे हमने चर्चा कर ली, इसको आप उतार लेना बाद में कि स्वर कितने होते हैं, 11। अयोग वाक् कितने हैं, 2, अन और अह। व्यंजन कितने हैं, टोटल 33। ये द्विगुणी व्यंजन इनमें से ही मिलकर बने, तो मूल तो है ही नहीं, मूल तो कितने हैं, 44। और इन द्विगुणी व्यंजन के 2 नाम और, उच्छिप्त व्यंजन या फिर ताड़नजात। द्विगुणी व्यंजन उच्छेद का मतलब होता फेंका हुआ, या एक और शब्द लिखा था, बताइए क्या, उछाला हुआ, ठीक है। इसके अलावा संयुक्त अक्षर कितने हैं, 4। तो आप देखते हैं 11, 2, 33, 2, 4 प्लस 4 कितने हो गए, बताइए 52। तो प्रश्न आपके सामने बहुत सिंपल सा आएगा। संयुक्त अक्षर कितने हैं भैया, 4। मूल स्वर कितने हैं भैया, 11। व्यंजन कितने हैं, 33। अयोग वाक् कितने हैं, 2। और द्विगुणी व्यंजन कितने हैं, 2। चलिए यहाँ तक मैं सोचता हूँ आपको ये वाली बात बहुत अच्छी तरह क्लियर हो गई होगी। तो हम स्वरों पे आते हैं। सबसे पहले हम स्वर से चलेंगे, स्वर से लेकर हम कहाँ तक पहुँचना है, संयुक्त अक्षर तक। जब तक हम स्वर से स्टार्ट करेंगे और संयुक्त अक्षर तक नहीं पहुँचेंगे तब तक हमारी वर्णमाला कंप्लीट नहीं होगी। तो वर्णमाला कंप्लीट करने के लिए हमें किससे स्टार्ट करना पड़ेगा, स्वर, ठीक है। अगर प्रश्न आपसे पूछा है स्वर होते क्या हैं, क्या होते हैं स्वर, तो बहुत सिंपल सा एक मन में उत्तर आप प्राप्त कर सकते हैं कि स्वर क्या, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जा सके। स्वतंत्रता का मतलब बीच में कोई आड़ नहीं आए, कोई बाधा नहीं आए। बाधा उपस्थित होगी तो आपको कठिनाई आएगी कोई भी चीज़ करने में। तो स्वर क्या है, जिनका उच्चारण कैसा किया जा सके, स्वतंत्रता पूर्वक। स्वतंत्रता पूर्वक का मतलब क्या, आज़ादी के साथ, कोई बीच के अंदर टेंशन नहीं हो, कोई बाधा नहीं आए, उन्हें क्या सकते हैं, स्वर कह सकते हैं। तो देखिए परिभाषा, और जिनमें बाधा उत्पन्न हो जाए, बाधा से तात्पर्य क्या कि जुबान जो आपकी है, जीभ जो आपकी है, वो अपने विभिन्न उच्चारण स्थलों को क्या करने लगे, स्पर्श करने लगे, तो उन्हें क्या कहेंगे, व्यंजन कहेंगे। तो यहाँ पे परिभाषा को समझते हैं। पहली बात, अच यानी स्वरों का परिचय, यानी स्वर का एक और नाम क्या है, स्वर का एक और नाम है अच। संस्कृत में इसका नाम होता है अच, ठीक है। संस्कृत यदि आपको आती होगी तो आपको पता चल जाएगा, संस्कृत में एक और बोलते हैं अच, यानी अच कहो या स्वर कहो, बात क्या है, एक ही है। अच यानी स्वरों का परिचय। देखिए परिभाषा क्या वाली, वर्णमाला के ऐसे वर्ण, ऐसे वर्ण, वर्ण में स्वर भी आते हैं, पता होना चाहिए आपको कि वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक, स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, आज़ादी, पूर्वक का मतलब होता है के साथ, यानी आज़ादी के साथ किया जाता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि स्वर की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं। भैया किसी की सहायता नहीं ली जाती है,
जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है। तो हमें पता है व्यंजन के उच्चारण में हम सहायता लेते हैं किनकी, बताइए, स्वरों की, क्योंकि बिना स्वर की सहायता से तो आप किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ तक अपनी बात क्लियर होनी चाहिए कि भाई स्वर क्या है, जिनका उच्चारण कैसा किया जाता है, स्वतंत्रता पूर्वक, जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि स्वर की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर। जैसे मैंने अ, बताइए किसी की सहायता लेनी पड़ी क्या, मैंने कहा आ, किसी की सहायता लेनी पड़ी क्या। लेकिन अगर इसी बात को मैं कहता हूं क, तो क में किसका स्वर आ रहा, अ का, यानी मुझे क के उच्चारण में अ की क्या लेनी पड़ेगी, सहायता। मैंने कहा का, तो का में किसका स्वर आ रहा है, आ का, तो आप बताइए मुझे का के उच्चारण में किसकी सहायता लेनी पड़ेगी, आ की। तो सिंपल सी बात, वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है, अर्थात जिनके उच्चारण में किसी भी अन्य ध्वनि स्वर, ध्वनि ही क्या है, स्वर है, अन्य ध्वनि स्वर की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। तो परिभाषा एक ही आपको याद होनी चाहिए, बार बार परिभाषा याद करने का मतलब नहीं है, कभी कभी परिभाषा भी परीक्षा में पूछ ली जाती है। तो आप पर याद करना है जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि स्वर की सहायता नहीं ली जाती है। या एक और परिभाषा बोल दी कि वर्णमाला के ऐसे वर्ण जिनके उच्चारण में फेफड़ों, हवा हमारे कहाँ बढ़ती है, फेफड़ों, फेफड़ों से उठने वाली हवा मुख द्वार से सीधी बाहर निकल जाती है। अब भैया सीधी बाहर निकल जाएगी, मान लीजिए आपको रास्ता पार करना है और बीच में कोई फाटक नहीं है, तो फाटक तो अवरोध है, बाधा है, और फाटक नहीं है तो आप सीधे निकल जाओगे, नहीं निकल जाओगे। उसी प्रकार फेफड़ों से उठने वाली हवा मुख द्वार से सीधी क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है, अर्थात जीभ या जीभा मुख के उच्चारण स्थलों को स्पर्श नहीं करती है, तो उन्हें क्या करते हैं, स्वर कहते हैं। जीभ या जीवा मुख के उच्चारण स्थलों को स्पर्श नहीं करती है, या करते हैं, करती है, करती है, कर लो, करती है, करती है, तो उन्हें क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। यानी एक बहुत सिंपल सी बात है, दोनों परिभाषा का मतलब एक ही है, लिखने का तरीका क्या है, अलग अलग है। ठीक बात है कि इनका उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है। इसमें मैंने सिंपल सी बात कही कि फेफड़ों से उठने वाली हवा मुख द्वार से सीधी क्या निकल जाती है, बाहर निकल जाती है। तो कुछ सिंपल सी बात है, जब जीभ शांत पड़ी रहेगी, हवा जैसी जैसी कंठ से फेफड़ों से उठने वाली हवा कंठ से होती हुई जैसे बाहर निकली, जीभ का उच्चारण स्थान ऐसा का ऐसा ही रहा, उसको कोई प्रयास करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जबकि व्यंजन में पड़ेगी। जब व्यंजन पढ़ेंगे तब चर्चा करेंगे। तो यहाँ पे परिभाषा स्पष्ट हो गई। एक ही परिभाषा आपको याद करनी है कि जिनके उच्चारण में किसी अन्य ध्वनि स्वर की सहायता नहीं ली जाती है उन्हें स्वर कहते हैं, जिनमें सहायता ले उन्हें व्यंजन कहते हैं। मैं व्यंजन पढ़ाऊंगा तब भी इसी बात को वापस दोहराऊंगा। तो हम चर्चा करते हैं स्वर होते कितने हैं। उससे पहले स्वरों की कुछ विशेषताएं होती हैं, इन विशेषताओं पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो हालांकि सब वर्बली समझाने का टॉपिक है, फिर भी लिख दिया तो मैं इसको समझा देता हूँ कि स्वरों की विशेषताएं क्या होती है। पहले नंबर विशेषता, स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सदैव खुला हुआ रहता है। स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार सदैव क्या रहता है, खुला हुआ रहता है, अर्थात होंठ परस्पर स्पर्श नहीं करते हैं, जबकि व्यंजनों में करते हैं। पहले नंबर वाली बात बहुत अच्छी तरह समझो भैया। पहला क्या कहता है, पहली लाइन कहती है कि जब जब आप स्वरों का उच्चारण करते हैं तो स्वरों के उच्चारण में आपका जो मुख द्वार है वो सदैव खुला हुआ रहता है। भाई इससे तात्पर्य क्या है, इससे तात्पर्य है कि आपके दोनों होंठ परस्पर स्पर्श नहीं करते हैं। आप बोलो सर कैसे, तो देखिए मैं बोलता हूँ आ ई ऊ री ए ऐ ओ औ, बताइए क्या मेरे दोनों होंठ आपस में स्पर्श किए क्या? आप कहेंगे सर नहीं किए। तो व्यंजनों में करते हैं, बिल्कुल। सर कौन से वर्ण में करते हैं? तो आप प वर्ण का उच्चारण करें, प फ ब भ म। बच्चा जब 1 साल का होने लगता है ना, वैसे तो बच्चा 18 महीने में 2-2 शब्दों को मिला के बोलना स्टार्ट कर देता है। ये हमारे मनोविज्ञान का नियम कहता है, जब हम बच्चों पे मनोविज्ञान पढ़ते हैं, साइकोलॉजी पढ़ते हैं। लेकिन जब बच्चा पहली बार क्या बोलता है, माँ,
माँ बोलने से क्या, लब से लब, यानी दोनों होठ परस्पर क्या करते हैं, स्पर्श करते हैं। तो एक बार ऐसा ही में क्वेश्चन आया था, यदि आपके नीचे के होठ काट दिए जाए तो आप किस वर्ग का उच्चारण नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सिंपल सी बात है, नीचे की ओर काट दो, उच्चारण स्थान होगा ही नहीं, यानी प वर्ग का उच्चारण स्थान नहीं कर सकते हैं, प नहीं बोला जाएगा। तो बहुत सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी शायद आपको कि स्वरों में मुखद्वार कैसा रहता है, खुला हुआ रहता है, और व्यंजनों में क्या होते हैं, होठ परस्पर स्पर्श करते हैं। भाई कौन से वर्ग में करते हैं, प वर्ग में करते हैं, इसका उत्तर मिल गया और प्रश्न मैंने आपको बता दिया। दूसरी बात क्या कहता है कि स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है जबकि व्यंजनों का नहीं। भाई स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है, व्यंजनों का, इसका मतलब क्या हो गया, मुझे पता है, क्या पता है कि स्वरों के उच्चारण में सहायता लेनी पड़ती है, बताइए किसकी, व्यंजनों की, सॉरी व्यंजनों के उच्चारण में सहायता लेनी पड़ती है किनकी, भाई स्वरों की, कि बिना स्वर की सहायता से हम किसी व्यंजन का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो व्यंजनों का उच्चारण देर तक नहीं किया जा सकता है जबकि स्वरों का किया जा सकता है। आप कहो कैसे, मैं बोलता हूँ देखिए लंबा हो गया, अब मैंने क, तो क में क्या लंबा हुआ, क हुआ या अ हुआ, अ ही हुआ, क तो नहीं हुआ, यानी क क्या है, व्यंजन, और उसमें क्या स्वर जुड़ा हुआ है, अ। तो यहां पर हम बात का, अब देखिए का में भी क्या लंबा हुआ, आ, ना कि क। तो बहुत यहाँ पे भी सिंपल सी बात है, अपनी बात को मैं शायद समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ कि जब स्वरों का उच्चारण करेंगे या व्यंजन के साथ भी उच्चारण करेंगे स्वरों को मिला के, तब भी स्वरों का उच्चारण ही लंबा होगा, व्यंजन का उच्चारण लंबा नहीं होता है। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात क्लियर हो गई है। उसके साथ ही देखिए स्वरों के उच्चारण में जीभ उच्चारण स्थलों को अच्छी तरह से स्पर्श करती है। स्वरों के उच्चारण में जीभ उच्चारण स्थलों को अच्छी तरह स्पर्श नहीं करती है, इस बात को जानकर, नहीं करती है, जबकि व्यंजनों में करती है, इस बात को भी समझे। देखिए अभी आप उच्चारण स्थान पढ़ेंगे, मैं पढ़ाऊंगा, इसमें कंठ है, तालु है, मुर्दा है, दंत है, ओष्ठ है। ठीक है, ये 5 हमारे उच्चारण स्थान हैं, इस पर हम चर्चा भी करेंगे 2 मिनट बाद। लेकिन यहाँ पर बात आई कि भाई यहाँ पर ये क्या है कि स्वरों के उच्चारण स्थल में जीभ उच्चारण स्थल को अच्छी तरह स्पर्श करती है जबकि व्यंजनों में करती है, स्वरों में अच्छी तरह स्पर्श नहीं करती है। तो भाई कैसे, देखिए ये मैं थोड़ा सा पेंटिंग कर रहा हूँ और ये आपका गला बना दिया, ये गला है और ये मुख है, ये आपके दांत है। ठीक है, ये हमारे दांत हैं। दांतों के जस्ट ऊपर ये खुरदरापन नजर आएगा आपको, दांतों के जस्ट ऊपर ये दांत है, दांत के जस्ट ऊपर आप रगड़ के देखेंगे तो खुरदरापन नजर आएगा, ये स्थान कहलाता है मूर्धा। और उसके जस्ट ऊपर जो चिकना वाला हिस्सा है, आप उंगली रगड़ के दे सकते हैं, चिकना वाला हिस्सा कहलाता है तालु। क्या कहलाता है, तालु। जनरल सी बात अभी मैं बाद में समझाऊंगा आपको। हमने 2 बात करी मूर्धा और तालु की। तालु से ही एक उच्चारण होता है ई का, और तालु से उच्चारण होता है चे का। ई क्या है बताइए, स्वर, और चे क्या है बताइए, अपना व्यंजन। ठीक है, ई क्या है, अपना स्वर, और चे क्या है, अपना व्यंजन। अब उच्चारण करें, अब उच्चारण करते हैं। आप बोले ई, बोले च, उच्चारण करके देखना। ठीक है, अभी देखिए उच्चारण करते हैं हम, बोलो ई और बोलो च। तो ई बोलते समय जीभ स्पर्श तो कर रही है लेकिन हल्का सा स्पर्श कर रही है, लेकिन जैसे आप बोलो च, तो च में जीभ स्पर्श करती है लेकिन अच्छी तरह स्पर्श करती है। एक तो देखिए आप किसी व्यक्ति से मिलते हाथ मिलाते हैं, बहुत सिंपल से टच कर लिया। कई बार आपने सुना होगा कि व्यक्ति से पहचान होती है, जिससे आप हाथ मिलाते हो तो व्यक्ति पहचान होती है उससे आपका कितना घनिष्ठ संबंध है। यदि आपको बस हल्का से टच कर देता है तो उसका मतलब उसकी आपके लिए वैल्यूशन नहीं है, लेकिन अगर वो अच्छी तरह हाथ मिलाता है तो आपको लगता है वो मेरा गहन मित्र है, मेरा उससे घनिष्ठ संबंध है। वही बात मैं यहाँ पर भी कह रहा हूँ कि जब स्वरों के उच्चारण में आप ई का उच्चारण करते हैं
तो ई का उच्चारण करते समय भी जीभ तालु से उच्चारण स्थान होता है, लेकिन हल्का सा स्पर्श करती है। लेकिन जैसे आप बोलते हैं च, तो च में जीभ तालु को अच्छी तरह से क्या करती है, स्पर्श करती है। तो यहाँ पे सिंपल सा फंडा क्या हो गया कि स्वरों के उच्चारण स्थान में जीभ उच्चारण स्थान को हल्का सा स्पर्श करती है, जबकि व्यंजनों में क्या करती है, अच्छी तरह से क्या करती है, स्पर्श करती है। लास्ट सभी स्वर क्या होते हैं, घोष और अल्पप्राण। इसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा। घोष का मतलब नाद और कंपन होता है, अल्पप्राण का मतलब होता है कम हवा। इसकी चर्चा बाद में करेंगे क्योंकि इसको मैं विस्तार से आगे पढ़ाऊंगा। तो जनरल से हमने चर्चा करी स्वरों की 4 विशेषताएं। स्वरों के उच्चारण स्थान मुख द्वार सदैव खुला हुआ रहता है और स्वरों का उच्चारण देर तक किया जा सकता है। स्वरों के उच्चारण में जीभ उच्चारण स्थल को हल्का सा स्पर्श करती है, जबकि व्यंजन में अच्छी तरह स्पर्श करती है। और सभी स्वर क्या होते हैं, घोष और अल्पप्राण होते हैं। ठीक है, ओके। आगे हम चलते हैं। देखिए स्वरों की विशेषताएं तो हमने चर्चा कर ली है, स्वरों की विशेषता के साथ ही है, इसको तो भले उसके साथ रहने देना। हम चर्चा करते हैं हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी होती है, 11, ऐसा हम जान चुके हैं। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है लेकिन मात्राएं कितनी होती है, तो मात्रा कितनी होती है भैया, 10 मात्रा होती है। क्योंकि कल मैंने आपको वर्णों को काउंट करना बताया था, उसमें बताया था कि अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती है। अस्वर, अ तो सबके साथ ही लगा होता है, बिना अ के तो किसी का उच्चारण होगा ही नहीं। तो अ तो वैसे ही लगा होता है, तो अस्वर की कोई मात्रा नहीं होती। देखिए स्वर कितने होते हैं, 11। पहले क्या है, अ, उच्चारण करना सीखे। कई बच्चे इसको ए पढ़ते हैं, ए आ, ए नहीं अ। ए तो भैया वहां पर नजर आएगा आगे, क्या पढ़ेंगे, अ, और कंठ की ध्वनि है तो जोर किससे पड़ेगा, कंठ पे। आ बोलो अ, बहुत सिंपल सी बात। अ के बाद क्या नजर आएगा बताइए, आ, यहाँ पे भी कंठ पे जोर पड़ रहा है। फिर देखो ई, इस पे जोर ज्यादा पड़ेगा। छोटी पे कम जोर पड़ता है, बड़ी पे ज्यादा जोर पड़ता है। उच्चारण ऐसे नहीं करना, छोटी की मात्रा बड़ी की मात्रा, ये गए बचपन के दिन। अब हमें समझना अच्छी तरह, क्योंकि आप आने वाले समय में उच्च प्रतियोगिता परीक्षाओं के अंदर कंपटीशन क्लासेस में अगर अपना परफॉर्मेंस करते हैं तो उच्चारण करना आना चाहिए। ई और ई, ठीक है, उच्चारण कर। इमली, ईक, उच्चारण करके देख सकते हैं। इमली में ई पे कम जोर पड़ रहा है, ईक, इस पे ई पे क्या पड़ रहा है, ज्यादा जोर पड़ रहा है। तो ई। कई बच्चे मात्रा में कंफ्यूजन है, छोटा हुआ आएगा, बड़ा हुआ आएगा, छोटी आएगी, बड़ी आएगी। ठीक बात है। तो ये सब डिपेंड करता है उच्चारण पे। उच्चारण यदि सही है तो आपको कभी कंफ्यूजन ही नहीं होगा कि छोटी की मात्रा आएगी या बड़ी की मात्रा आएगी, छोटे ऊ की मात्रा आएगी या बड़े ऊ की मात्रा आएगी। ठीक है, तो हम सब चर्चा करेंगे। अ, आ, ई, ऊ। ठीक है, इस पे भी क्या पड़ रहा है, जोर। क्या पड़ रहा है, जोर। ठीक है, जैसे रूप, करुण, रूप पे क्या पड़ रहा है, जोर। करुण, रे पे जोर नहीं पड़ रहा। तो एक छोटा हो, एक क्या है, बड़ा हुआ है। ठीक है, एक छोटा हुआ क्या है, कोई बड़ा ऊ है। चलो तो देखिए, एक क्या हो गया, ऊ। फिर आता री। ठीक है, इस री पे भी चर्चा कर लेंगे। मैंने अभी आपको कहा था कि अभ्रंश में स्वरों की संख्या कितनी थी, 8 ही थी। फिर 2 नए स्वर पैदा हुए, अ और औ, बाद में आ गए। तो फिर स्वर कितने हो गए बताइए, 10। फिर संस्कृत में एक री जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। संस्कृत भाषा का शब्द क्या, संस्कृत भाषा का वर्ण है। तो इस री को भी हमने हिंदी भाषा में क्या कर लिया, शामिल कर लिया। और कई शब्द तत्सम तद्भव जब हम पढ़ेंगे तो कई शब्द संस्कृत भाषा के वो हिंदी भाषा में आ गए हैं, उनको यथावत भी बोला जाता है, कईयों का रूप भी परिवर्तन हो जाता है। री। फिर पढ़ते हैं ए, इसे पढ़ते हैं क्या, क्या पढ़ोगे इससे बताओ, आई नहीं, इसे आई नहीं पढ़ते, इसे पढ़ते हैं अय। लिख लेना साइड में, आई तो संस्कृत वाले बोलते हैं। ठीक है, आई नहीं। इसको देखो, मैं एक शब्द लिखता हूं यहाँ पे, बताओ क्या पढ़ोगे इससे, ऐसा नहीं, क्या पढ़ोगे, ऐसा। तो अय आ रहा है, ए अय। ओ, और देखो इसको भी क्या पढ़ते हैं, औ। इसे भी क्या पढ़ते हैं, औ। ऐ औ, ध्यान कर लेना।
उच्चारण। औ नहीं पढ़ते, औ तो शक्ति कपूर कहता है, ठीक है। तो शक्ति कपूर तो मैं नहीं बनना। एक तो होता ओ, एक होता औ। बहुत सिंपल सी बात है, जिन बच्चों को छोटी छोटी बातें समझ में आती है तो वो ओ और औ में अंतर पता चल जाते हैं कि और और देखो अ ओ औ उच्चारण करना आना चाहिए आपको, क्योंकि हिंदी हमारी वैज्ञानिक भाषा है दोस्तों। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मैं अगर गलत बोलूँगा तो गलत ही तो लिखोगे आप, और जब गलत लिख लिया तो गलत ही पढ़ोगे। तो हमें उच्चारण क्या करना है, शुद्ध करना है। उच्चारण शुद्ध होगा तो हम सही पढ़ेंगे, सही लिखेंगे, सही बोलेंगे। तो यहाँ पे चर्चा होगी कि स्वरों की संख्या कितनी होती है भैया। स्वरों की संख्या होती है 11। कितनी होती है? 11। कौन कौन से हो गए? अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। तो आपसे पूछे स्वरों की मात्राएं कितनी होती है, तो स्वरों की मात्राएं कितनी होती है? स्वरों की मात्राएं होती है 10, क्योंकि अस्वर की कोई मात्रा बताइए नहीं होती है। कभी मात्रा देखी क्या आपने इसकी, कि इसकी मात्रा लगा के साथ इसका उच्चारण नहीं, ऐसी कोई मात्रा है? आ की मात्रा बहुत सिंपल सी बात, सबको पता है। ये किसकी मात्रा? आ की। ये किसकी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा। और ये किसकी है? बड़ी की। उच्चारण में डिपेंड करता है, की और की में अंतर नजर आएगा आपको। ये छोटा हो, ये बड़ा हो। ये मात्रा किसकी होती है? री की। ध्यान कर लेना, कई बार आपको उच्चारण करते हैं तो लिखा होता है, जैसे मैं एक शब्द लिख दिया यहाँ पे, क्या लिखा है? कृषि, करशी नहीं, क्या पढ़ेंगे? क्री, री है ना, तो उच्चारण में कृषि। एक और शब्द लिखता हूं मैं यहाँ पर, आप बच्चे इसको पढ़ते हैं क्या? पृथ्वी। मैं कहता हूँ पृथ्वी नहीं, पृथ्वी है। पृथ्वी, उच्चारण ऐसा होगा। तो ध्यान कर लेना कि इसको री उच्चारण पढ़ेंगे, ठीक है, रे नहीं पढ़ेंगे। री और रे में क्या है? अंतर है, पहली बात। तो कृषि, पृथ्वी, 2-3 उदाहरण दे दिए मैंने आपके सामने। इसी प्रकार ए की मात्रा आपको नजर आएगी 1, और ए की मात्रा कितनी होती है? 2। ए और ऐ, देखो मात्रा किनके साथ लगती है? व्यंजनों के साथ, क्योंकि वर्णों के उच्चारण में लगने वाले समय को मात्रा कहते हैं, कल मैंने आपको बताया था। तो ये मात्रा स्वरों के साथ प्रयुक्त नहीं होती, किनके साथ होती है? व्यंजनों के साथ प्रयुक्त होकर के उनके उच्चारण करने में सहायता प्रदान करती है। ए, ऐ और ओ और औ। जैसे कि यहाँ पे मैं उच्चारण करता हूँ, लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए मैं लिखता हूँ क, तो बताइए क की कोई मात्रा है क्या? नहीं। यहाँ पे हम छोटा सा लिख देते हैं, ये लिख दीजिए व्यंजनों, पढ़ाई लिखते के साथ प्रयोग। व्यंजन के साथ क्या करते हैं? प्रयोग कर रहे थे। क में क्या आएगा बताइए? का की मात्रा क्या आ रही है बताइए? राइट हैंड में। फिर क्या आ रहा? की। फिर क्या आ रहा? की। फिर क्या आ रहा? कू। फिर आ रहा कू, मात्रा लगाने का तरीका कू। फिर क्या आ रहा है यहाँ पे? क्री, उच्चारण सन कर लेना, क्री, क्रे नहीं है, क्री। फिर क्या आता? के। अब के में मात्रा क्या आ रही? 1। यहाँ पे मात्रा नहीं है, लेकिन एक की मात्रा कितनी होती है? 1। मात्रा स्वरों के साथ तो 1 है, सॉरी यहाँ पे तो मात्रा नहीं है, और इसके साथ मात्रा 1 है। अब यहाँ पे कई के साथ मात्रा कितनी लगेगी? 2। बच्चे बड़े कन्फ्यूजन होते हैं, कई बार मुझसे प्रश्न पूछते हैं, यहाँ पे तो मात्रा 1 आ रही है, यहाँ पे 2 लगा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ये मात्रा स्वरों की मात्रा है, स्वर मात्रा जो है वो व्यंजन के उच्चारण करने में सहायता प्रदान करती है। फिर क्या आता है? को, और यहाँ पे क्या आ गया बताइए? कौ। तो सिंपल सी बात समझ में आ गई होगी आपको क्या कहना चाहता हूँ। मैंने व्यंजन के साथ भी क्या कर दिया? प्रयोग कर दिया। क, का, की, कू, क्री, के, कै, को, कौ। एक बात और लिखी हुई यहाँ पे, जो इस पर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे वैसे इसको लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी हम यहाँ पे लिख दिए तो समझा देते हैं कि हिंदी में तत्सम री होने के कारण स्वरों की संख्या 11 है, एवं तद्भव री होने के कारण स्वरों की संख्या क्या है? 10 है। इस बात को जरा सा एक्सप्लेन कर लेता हूँ मैं आपको, मेरी बात समझे आप। स्वर आपके सामने निकले, अभी स्वर कितने निकले थे? पहले निकला था अ, फिर क्या निकला था? आ, फिर क्या निकला? ई, फिर क्या निकला? ई, फिर निकला ऊ, फिर निकला री, फिर निकला ए, फिर निकला ऐ,
फिर निकला यहाँ पे ओ, फिर क्या आया बताइए औ। ये सारे के सारे स्वर हैं, ठीक है। कितने स्वर है बताइए? 11 स्वर हैं। पहली बात तो एक बात आनी चाहिए, तत्सम क्या होता है और तद्भव क्या होता है। अभी सिंपल से तरीके से बात समझ। तत्सम क्या? तत्सम मैंने कल आपको बताया था कि हिंदी किसकी उत्तराधिकारिणी है? संस्कृत भाषा की। जब बताइए संस्कृत भाषा की उत्तराधिकारिणी है तो हिंदी भाषा किसकी है? संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है। तो बताइए जो हिंदी में शब्द है वो संस्कृत भाषा के तो निकल करके आए होंगे, कहीं नहीं नज़र तो अलग तरीके से तो नहीं आए होंगे। तो संस्कृत के जो मूल शब्द हैं तत् धन सम, तत् माने उसके, सम माने समान, किसके समान? संस्कृत के समान। यानी संस्कृत भाषा के वे शब्द जो हिंदी भाषा में यथावत, यथावत का मतलब जैसा इनका रूप है वैसा का वैसा, यथावत बोले जाते हैं, लिखे जाते हैं, पढ़े जाते हैं, वो सारे के सारे क्या है? तत्सम। और तद्भव क्या है? तद्भव वे शब्द हैं जो है तो संस्कृत भाषा के, लेकिन जब हिंदी भाषा में आए तो आने के बाद हमें संस्कृत भाषा के शब्द कठिन होते थोड़े से, तो हमें उच्चारण करने में क्या आती? दिक्कत आती है। जब दिक्कत आई तो हमने क्या करा? हमने उसके उच्चारण करते समय उस शब्दों को मॉडिफाइड कर दिया, बदल दिया, थोड़ा सा कंफर्टेबल बनाने के लिए उनका रूप बदल दिया। और रूप बदल दिया तो वो सारे के सारे रूप के कहलाए तद्भव। बहुत सिंपल सी बात, जैसे कि एक शब्द लिखता हूँ मैं सूर्य, समझना, बहुत सिंपल सी। सूर्य, सूर्य क्या है? तत्सम है। और मैं आपको बताना चाहूँगा सूर्य शब्द का उल्लेख आपको संस्कृत भाषा में भी सूर्य शब्द मिलेगा, क्योंकि सूर्य शब्द तत्सम है। तत्सम का तात्पर्य क्या है? संस्कृत भाषा के शब्द। लेकिन जब सूर्य 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 हम बोलते रहे लगातार, तो हमें इस सूर्य शब्द बोलने में थोड़ी सी क्या हुई? कठिनाई हुई। तो हमने कहा भाई क्या किया जाए? तो भाई इस सूर्य को हमने क्या बनाने लग गए? सूरज। क्या बोलने लग गए बताइए? सूरज। और सूरज बोलने में कठिनाई नहीं हो रही है, तो ये सूरज क्या हो गया बताइए? तद्भव। क्या हो गया बताइए? तद्भव। इस बात को समझे। यानी बहुत सिंपल सी बात, संस्कृत के शब्द जो है वो तत्सम है, और उन्हीं संस्कृत के शब्दों को जब हिंदी भाषा में आए और हमने उन शब्दों को मॉडिफाइड कर दिया, अपने उच्चारण करने में सुविधाजनक बनाने के लिए उसको मॉडिफाइड कर दिया, रूप बदल दिया, तो सारे के सारे क्या कहलाए? तद्भव कहलाए। इसकी चर्चा भी मैं आने वाले समय में करूंगा, लेकिन जनरल से ये लाइन लिखी हुई, इसको समझाने के लिए मैं दोनों बातें समझे, तत्सम क्या, तद्भव क्या। अब देखिए तत्सम क्या, तद्भव क्या है। यहाँ पे ये तो सारे तत्सम के तत्सम ही एक तरीके से, लेकिन जो री है, री को संस्कृत भाषा में तो री लिखा जाता है, हिंदी में री को क्या लिखते हैं? इस प्रकार। जैसे कई व्यक्ति लिखते हैं ऋषभ, और कई व्यक्ति ऋषभ इस प्रकार भी लिखते हैं। तो ये तो अब देखिए आप मुझे बताइए, यहाँ पे री ऐसा का ऐसा है, लेकिन री क्या ये स्वर है क्या? नहीं। अब तो ये क्या हो गया बताइए? व्यंजन। अब क्या बन गया बताइए? व्यंजन। ये री स्वर नहीं रहा। बाकी जितने भी अ को आई लिखते हैं, आ को आई लिखते हैं तद्भव के अंदर, ई को ई लिखते हैं, ई को ई, ऊ को ऊ, ए को ओ को औ को, ऐसा का ऐसा लिख के री का जो तद्भव रूप होता है वो क्या होता है? बदल जाता है। यानी ये ऋषभ है ये तो तत्सम है, और ये वाला ऋषभ है ये क्या है? तद्भव है। तो आपसे कोई पूछे ये तद्भव है, तो भाई तत्सम में री होने के कारण स्वर तो 11 ही है, लेकिन तद्भव में पूछे कि तद्भव में स्वरों की संख्या कितनी है, आप बताओ। तो आप तद्भव में स्वरों की संख्या कितनी बोलेंगे? 10, क्योंकि अब यहाँ पे जो री है ये री इस प्रकार तद्भव में लिखा जाएगा, और ये री फिर स्वर ना रहकर क्या बन जाएगा? व्यंजन बन जाएगा। जब व्यंजन बन जाएगा तो हम इन स्वरों के साथ तो काउंट नहीं करेंगे। बाकी जितने के जितने स्वर हैं उनमें तत्सम में भी उनका वही रूप है जो क्या है? तद्भव में रूप है। तो यहाँ पर भी शायद मेरी वाली बात आपको समझ में आ गई होगी मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो आपसे यहाँ पे सीखा कि हिंदी में स्वर की संख्या कितनी है? 11। स्वर की मात्रा कितनी होती है? 10। यहाँ तक ये बात क्लियर हो गई होगी आपको। एक बात और आती है संयुक्त स्वरों की संरचना। संयुक्त का मतलब क्या होता है? जिस प्रकार आपसे पूछे कोई संयुक्त अक्षर कितने हैं, तो संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4। कौन कौन से? क्ष, त्र, श्र, ज्र, ठीक है ना। संयुक्त अक्षर कितने हैं? 4।
ठीक है। अभी आपने पढ़ा क्षय, त्रय, ठीक है, जय और श्रेय। लेकिन आपसे पूछे कि संयुक्त स्वर कितने हैं, तो संयुक्त स्वरों की संख्या भी कितनी होती है, 4 ही होती है। भाई कैसे? संयुक्त का मतलब ही क्या होता है, जो अन्य स्वरों के योग से मिलकर के बने। आपने संयुक्त व्यंजन ही पढ़ेंगे, वो भी तो कोई ना कोई 2 व्यंजनों से मिलकर के बने होंगे, 2 शुद्ध व्यंजनों से मिलकर बने हैं। उसी प्रकार ये भी जो संयुक्त स्वर है, ये 2 स्वरों से मिलकर क्या है, बने हैं। स्वर हमेशा शुद्धि होते हैं क्योंकि इनके नीचे हलन चिन्ह का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो देखिए अ के बाद ई, अ ई, ठीक है। तो बताइए क्या बना, ए फर्स्ट नंबर। ये नया स्वर हमने बना दिया। मूल स्वर क्या है, अ और ई है। नए स्वर की हमने क्या करी, व्युत्पत्ति करी, ठीक है, ए। लेकिन अ के बाद ई आता, लेकिन अ के बाद जब ए आता तो क्या बनता, अ। ये दोनों आपको ए और ओ, ठीक है। वापस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ समझाने के उद्देश्य से, आपको वाली बात समझ में नहीं आएगी तो। कि देखो गुण संधि का नियम क्या कहता है, गुण संधि का नियम कहता है अगर अ के बाद ई आता है तो क्या बनता है, ए, ठीक है। और अ के बाद ए आएगा तो क्या बनेगा, बताइए, अ। इसी प्रकार नियम आता है अ के बाद उ आएगा तो क्या बनेगा, बताइए, ओ। फिर नियम क्या कहता है, अ के बाद यदि ओ आता है, अ के बाद क्या आता है, ओ आता है तो क्या बनता है, बताइए, ओ, ठीक है। अब देखिए ए, ऐ, ओ, औ, ये बताइए किन से मिलकर के बने हैं, ये मूल स्वरों से मिलकर बने हैं। ये दोनों उदाहरण आपको मिलेंगे गुण संधि के अंदर। जब संधि का टॉपिक पढ़ाएंगे तो गुण संधि में आपको नियम ये का ये देखने को मिलेगा। और ऐ और औ, ये दोनों उदाहरण मिलेंगे आपको वृद्धि संधि के। इसके वृद्धि संधि के। वृद्धि संधि क्यों, क्योंकि इसमें मात्रा की क्या आती है, वृद्धि हो जाती है, तो नामकरण क्या पड़ा, वृद्धि संधि। मैंने यहाँ पे क्यों समझाए, मैंने इस कारण समझाए कि आपको पता होना चाहिए कि ये 4 क्या है, संयुक्त स्वर है। कई बार प्रश्न आ जाता है, संयुक्ताक्षर तो सबको ही पता है 4 है, लेकिन आपसे प्रश्न पूछे संयुक्त स्वर कितने हैं, तो संयुक्त स्वर कितने होते हैं, बताइए, 4 होते हैं। यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। हमने स्वरों की परिभाषाएं पढ़ ली, स्वरों की संख्या पढ़ ली, स्वरों की मात्राएं पढ़ ली। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। इससे पहले एक बात छूट गई है, इस पे हम आते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। चलो, एक बात है छूट गई है। संयुक्त स्वरों की संरचना कितनी होती है, 4। उससे पहले हम स्वरों के उच्चारण स्थान पढ़ते हैं। स्वरों के उच्चारण स्थल, स्थल पढ़ो या स्थान पढ़ो, बात एक ही है। स्थल पढ़ो या स्थान बोलो, बात एक ही है। सबसे पहले क्या आता है, कंठ, समझो मेरी बात। और कंठ से निकलने वाली जो ध्वनि है, इसे आप बोलते हैं कंठे ध्वनि। कौन सी ध्वनि बताइए, कंठीय ध्वनि। कंठ, यह आपका कंठ है, ठीक है। तो ये आपका नंबर 1 पे क्या आ गया, बताइए, कंठ, नंबर 1 कंठ, ठीक है। और कंठ से निकलने वाली ध्वनि को क्या बोलते हैं, कंठे ध्वनि, ठीक है। अब देखिए, आप कंठ से कौन कौन से स्वर का उच्चारण होता है, पहला होता है अ और आ। हाँ बोलो, अ, देखो जोर यहाँ पड़े, अ आ। जोर कहाँ पड़ रहा है, कंठ पे। यानी एक बात पता चली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो संधि आप पढ़ोगे, जो संधि पढ़ते समय ध्यान कर लेना, अगर आपको वर्णमाला पर अधिकार नहीं है तो संधि को पढ़ने में आपको दिक्कत आएगी या संधि आप नहीं सीख पाएंगे। तो मैं सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉल ये बोलता हूँ कि आपको सबसे पहले वर्णमाला सीखनी पड़ेगी। तो देखिए कंठ में कौन सा है, अ और आ, आ। तो अ और आ का उच्चारण कौन सा है, बताइए, कंठ। दूसरा क्या है, तालु। तालु, अभी अभी मैंने कहा तालु क्या कहलाता है। और तालु से निकलने वाली ध्वनि का नाम क्या है, तालव्य ध्वनि। आप बोलो सर तालव्य ध्वनि कौन सी है, इसका उच्चारण होता है ई और ई, 2 वर्ण आ गए, ठीक है, 2 स्वर, ई। देखिए मैंने भी आपको बताया था, ये आपके क्या है, दांत, दांत ऊपर वाले, दांत से ऊपर क्या है, रगड़ खा के देखोगे आप तो वो खुरदरापन न जाएगा, उसे बोलते हैं मूर्धा।
और चिकना वाला जो हिस्सा है उसे बोलते हैं क्या, तालु। तो मैंने कहा यहाँ पे ये तो आपके हो गए क्या है, दांत है, ये वाला हिस्सा। अब ये दांत के जो ऊपर वाला हिस्सा है, यहाँ पर जो खुरदरापन है दांत के जस्ट ऊपर, मसूड़े के जस्ट ऊपर खुरदा वाला हिस्सा है, उसे क्या कहते हैं, मुर्धा। और जस्ट उसके ऊपर वाला हिस्सा क्या है, तालु। तालु कौन सा होता है, चिकना होता है, ध्यान कर लेना, रगड़ के देखोगे वाला हिस्सा, तो जस्ट मसूड़े के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा चिकनापन है, उसे बोलते हैं तालु। तो अब आप उच्चारण करें, बोले ई, तो देखिए ई का उच्चारण क्या होगा, दांतों के जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जहाँ चिकनापन है वहाँ पे जीभ आपकी टकराएगी। तो ई का उच्चारण कहाँ से होता है बताइए, तालु से। और नहीं तो फिर आप इसको रट लेना अगर ये वाली बात भी नहीं समझ में आता हो, कि तालु का उच्चारण, ई का उच्चारण कहाँ से होता है, तालु से, ठीक है ना। फिर आते हैं ओष्ठ, ठीक है। और ओष्ठ से निकलने वाली ध्वनि को क्या बोलते हैं बताइए, ओष्ठीय ध्वनि। आप बोलो सर ये ओष्ठीय ध्वनि कौन सी है, तो आप देख सकते हैं ऊ, और बोलो ऊ। देखो हवा का जोर, हवा का प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है, होठों पर। आप बोलो ऊ, बताइए प्रेशर कहाँ पे पड़ रहा है, बताइए होठों पर। यानी ऊ, और ऊ का उच्चारण कहाँ से होता है बताइए, होठों से, ओठ से, ओंठ से, बात एक ही है, ठीक है। 4th नंबर पे हम आते हैं मूर्धा। अभी भी मैंने इसको समझाया मूर्धा क्या कहलाता है, और बाद में व्यंजन आएंगे तो बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन हो जाएगा मूर्धा क्या होता है। और मूर्धा से निकलने वाली जो ध्वनि है उसे क्या कहते हैं, मूर्धन्य ध्वनि। कौन सी ध्वनि बताइए, मूर्धन्य ध्वनि। भाई मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है, री, केवल एक ही। मूर्धन्य ध्वनि कौन सी है बताइए, री। उच्चारण करें, री में कहाँ, जहाँ खुरदरापन है, आपके दांत के ऊपर जैसे मसूड़ा है, मसूड़े के ऊपर चारों ओर, यहाँ से चारों यूं पूरे घूम जाइए आप, जहाँ जहाँ खुरदरापन है वो पूरा का पूरा हिस्सा कहलाता है मूर्धा। आप उच्चारण करें रे, जीभ आपकी वहीं खुरदरेपन पे टकराएगी। वो उसके जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो चिकना है उसे बोलते हैं तालु। आप उच्चारण करें री, फिर उच्चारण करें ई। देखो ई में जीभ क्या बोल रही, और ऊपर पहुंच गई। री में जीभ है लेकिन कहाँ है, मूर्धा की ओर। आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वैसे ही पता चल जाएगा कि मूर्धा क्या है और तालु क्या है। जनरल सी बात समझाई कि दांत के ऊपर मसूड़े के ऊपर जो खुरदरापन है, आप मुंह में उंगली डाल के फेरेंगे चारों तो खुरदरापन नजर आएगा। वो सारा का सारा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा मूर्धा है। उसके जस्ट ऊपर वाला हिस्सा जो चिकना है उसे बोलते हैं तालु, ठीक है। और तालु चिकना होता है। कभी कभी आप जैसे गर्म दूध पी लेते हो तो एकदम से मुंह जल जाता है, तो ऊपरने वाला हिस्सा जो चमड़ी होती है ना वो फूल जाती है एकदम से। क्यों, चिकना है, हल्का सा है बिल्कुल, तो हल्का सा होने के कारण क्या होती है, फूल जाता है। तो ऊपर वाला जो चिकना हिस्सा उसे क्या बोलते हैं, तालु। इसी प्रकार आगे देखो, अभी यहाँ पे इस वाली बात पे आऊँगा, कंठ और तालु। 5वां नंबर क्या आया, कंठ और तालु। कंठ और तालु, कंठ और तालु, इन दोनों के योग से ध्वनि का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं कंठ तालव्य ध्वनि। आप बोलो सर कंठ तालव्य ध्वनि कौन सी होती है, तो देखिए यहाँ पे अ के साथ क्या आया, तालु। कंठ और तालु, कंठ और तालु, अ ई क्या बनेगा, ए, और क्या बनेगा, आई। कंठ और तालु के योग से ध्वनि का निर्माण होता है, इसे बोलते हैं कंठ तालव्य ध्वनि। और कंठ भी काम आ रहा है इसमें, तालु भी काम आ रहा है। आप बोलो ए, ऐ, तो कंठ पे भी जोर पड़ रहा है, और जीभ जो है वो तालु को भी क्या करेगी, हल्का सा स्पर्श करेगी। इसी प्रकार कंठ और ओष्ठ, देखिए 6ठे नंबर पर, कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ के योग से एक ध्वनि का निर्माण होता है जिसे बोलते हैं कंठोष्ठीय ध्वनि। बताइए कौन सी ध्वनि, कंठोष्ठीय ध्वनि। बताइए कौन सी है, ओ, और दूसरी कौन सी है बताइए, औ। इस बात को भी समझे। अभी आपके सामने यहाँ पे संयुक्त स्वर मैंने बताए, तो बताइए ये 2 स्वरों के योग से मिलकर के बना है नहीं बना है, बताइए। कंठोष्ठीय कौन है, कंठ और ओष्ठ। आप बोलो ओ, तो कंठ भी काम आ रहा है, और ओष्ठ पे भी क्या पड़ेगा, हवा का जोर पड़ेगा, ओ आओ। आप देख सकते हैं प्रैक्टिस करके, कंठ पे भी क्या पड़ रहा है, जोर पड़ रहा है, और हवा का प्रेशर किस पे, होठों पे भी पड़ रहा है।
तो सबसे पहले आया दिमाग के अंदर कि स्वर के उच्चारण स्थान कितने हैं, तो स्वर के उच्चारण स्थान कितने हैं? 6। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, नोट करके लिख सकते हैं, स्वरों के 6 उच्चारण स्थान है। आप 6 इस प्रकार भी लिख सकते हैं, वह 6 विसर्ग के साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हम विसर्ग को है में पढ़ते हैं, ये भी आपको पता चल जाएगा। तो मैंने आपसे पूछा स्वरों के उच्चारण स्थान कितने हैं भैया? स्वरों के 6 उच्चारण स्थान है। कौन कौन से? पहला है कंठ, कंठ से निकलने वाली ध्वनि कौन सी है? कंठे ध्वनि अ और आ। दूसरा है तालु, तालु से निकलने वाली ध्वनि कौन सी कहलाती है? तालव्य। कौन सी? ए और ए। तीसरा है ओष्ठ, ओष्ठ का मतलब होंठ, और होंठों से निकलने वाली ध्वनि कौन सी कहलाती है? ओष्ठे ध्वनि, जिसे बोलते हैं ऊ ऊ। फिर आते हैं 4th नंबर पर, इसमें क्या है? मूर्धा, और मूर्धा से निकलने वाली ध्वनि को क्या कहते हैं? मूर्धन्य ध्वनि, वो कौन सी है? री। फिर हम आते हैं कंठ और तालु, कंठ और तालु यानी 2 स्वर आपस में जुड़ेंगे, 2 उच्चारण स्थान जुड़ेंगे, इसका मतलब स्वर जोड़ेंगे। कंठ और तालु के योग से ध्वनि निकलती कंठ तालव्य ध्वनि, जिससे कौन सी निकलती? ए और अ। लास्ट कौन सा है? कंठ और ओष्ठ, कंठ और ओष्ठ इनके योग से एक ध्वनि निकलती है, जिसे क्या बोलते हैं? कंठोष्ठ ध्वनि, ओ और औ। अब आपको पता चला, अभी जैसे मैंने आपको ये बात मुझे पहले पढ़ानी थी, लिखी भी नहीं थी, कोई बात नहीं। अभी अभी मैंने कहा संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है भैया। क्यों है? क्योंकि ये 2 स्वर बने हैं, ए ऐ ओ औ, ये 2 स्वरों के योग से मिलकर के बने हैं। और बने कैसे, मैं आपको पहले ही समझा चुका हूँ। ध्यान हो गया आपको कि अ के बाद ई तो ए बना, तो बताइए ये सारे के सारे संयुक्त स्वर कहलाएंगे नहीं कहलाएंगे? तो संयुक्त स्वर कितने हो गए? संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी हो गई है? 4 हो चुकी है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है, आगे और चर्चा करते हैं इसकी। अब क्लियर हो गई यहाँ तक बात? कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं आप, पूछ लेना, अभी तो ऑर्डर है। बाद में जब ऑनलाइन क्लासेस होगी, आपके दिमाग में कोई सा भी कैसा ये प्रश्न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। कोशिश करूँगा कि मैं हाथों हाथ आपको वही जवाब दूँ। अब हम आगे चलते हैं। आगे देखिए, पहले हमने क्या पढ़ा, थोड़ा रिपीटेशन कर लेते हैं। जो अभी हमने पढ़ाई है उसकी बात का बहुत सिंपल तरीके से हमने समझा ही दिया आपको। स्वर कितने हैं? स्वर 11 होते हैं, स्वर की मात्रा 10 होती है, स्वर के उच्चारण स्थान 6 हैं, संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे स्वरों का वर्गीकरण, भेद या प्रकार। सबका मतलब एक ही होता है, स्वरों का भेद बोलो, वर्गीकरण बोलो या प्रकार बोलो, सबका मतलब क्या होता है? एक ही होता है। इसके 4 भेद हैं, वो चारों को हमें पढ़ना है। सबसे पहले हम पहला भेद ही पढ़ेंगे, इसमें भी हमको समझाना बहुत अच्छी तरह इस वाली बात को। स्वरों का भेद, वर्गीकरण, प्रकार क्या होता है? देखिए, उच्चारण अवधि, इसमें ये कॉमा हटा देना, ठीक है, ये नहीं है। उच्चारण अवधि, अवधि का मतलब क्या होता है? अवधि का मतलब होता है समय। देखिए, समान उच्चारित शब्द आते हैं, एक तो होता है अवधि, ये भाषा है, किसकी? अवध देश की भाषा है। अवध का मतलब अयोध्या, ध्यान कीजिए, अवधि एक भाषा है। रामचरितमानस की रचना कौन सी भाषा में की गई है? अवधि भाषा में की गई है। और एक होता है अवधि, यहाँ पे मात्रा क्या आ रही? छोटी, तो उच्चारण पे डिपेंड करता है। अवधि 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 अवधि, मात्रा पे डिपेंड है। अगर उच्चारण धीमा होगा तो छोटी की मात्रा लग रही है, उच्चारण अगर ज़्यादा हो रहा है तो बड़ी की मात्रा लगी है। अवधि ये क्या है बताइए? भाषा। तो इसका मतलब क्या होता है? समय। इसका मतलब क्या होता है बताइए? समय। तो इस बात को समझें कि उच्चारण अवधि यानी मात्रा काल। मात्रा अभी भी मैंने आपको समझाई, वही बात यहाँ पे वापस रिपीट हो रही है। मात्रा का मतलब वर्णों के उच्चारण में लगने वाला समय, उसे क्या कहते हैं? मात्रा। यानी उच्चारण अवधि कहो या मात्रा काल कहो, बात एक ही है। कहने का तात्पर्य ये है, उच्चारण अवधि यानी मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। पहला भेद का नामकरण क्या है? उच्चारण अवधि मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझना। देखिए, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है, बहुत कम समय लगता है, तो उन्हें ह्रस्व, तो उन्हें क्या कहते हैं? ह्रस्व। देखो है के नीचे क्या है? री। ठीक है, ह्रस्व स्वर। एवं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों की तुलना में लगभग दुगुना समय लगता है, तो उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इस बात को समझिए आप कि मूल स्वर कितने हैं?
मूल स्वर कितने हैं? तो मूल स्वर भैया 4 ही है। अगर देखा जाए तो मूल स्वर कितने हैं, तो मूल स्वर कितने हैं भैया? 4 ही है। भाई क्यों 4 ही हैं? क्योंकि उनके उच्चारण में बहुत कम समय लगता है। वे 4 स्वर कौन कौन से? अ, ई, उ, री भी बाद में आया, पहले 3 ही थे। तो मूल की बात करें तो अभी वर्तमान में मूल कितने? 4, अ, ई, उ और री। और अ, ई, उ, री ये 4 जो स्वर हैं, अ, ई, उ, री, इनसे मिलकर ही सारे के सारे दीर्घ स्वर बनेंगे और बनते हैं। अब कैसे बनते हैं उस पर भी हम क्या कर लेंगे? चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सिंपल सी बात करी। कोई आपसे पूछे हृस्वर क्या है, तो हृस्वर क्या है? वे स्वर जिनके उच्चारण में बहुत कम समय लगे उन्हें हृस्व, और जिनमें कंपैरिजन कर रहे हैं स्वर की तुलना में लगभग दुगना समय लगे उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ। आप बोलो सर कौन कौन से बताइए। देखिए इसके अंदर हृस्वर, ये ह्रास्व कर दिया आपने, इसको वापस हृस्व कर देते हैं, ठीक है, हृस्व। ये इसको मैं अच्छी तरह वो लिख देता हूँ, मैंने आप बोलता हूँ। चलो नया कलर ले लेते हैं। पहला नाम हमने हृस्व तो पढ़ लिया। इसका एक और नामकरण कौन सा? मूल स्वर। कई बार आता मूल स्वर कितने? तो मूल का मतलब होता है जड़, जिनसे अन्य स्वर बने हैं। जिनसे क्या? अन्य स्वर बने, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो पहला स्वर कौन सा है? हृस्वर। हृस्व से क्या बने? हृस्व का एक और नाम क्या? मूल। इसे लघु स्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लघु। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा, ठीक है। लघु का मतलब क्या होता है? छोटा। और उसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। कल जो क्लास थी, पिछली क्लास में आपने देखा था, मैंने मात्रा को काउंट करना बताया था। तो लघु स्वर की मात्रा कितनी बताई थी? 1। और दीर्घ स्वर की मात्रा कितनी बताई थी? 2। तो मात्रा कितनी काउंट हो रही है? 1। इसका नामकरण क्या पड़ा? एक मात्रिक स्वर। तो यहाँ पर हमने 4 नामकरण करे, हृस्व स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर या फिर एक मात्रिक स्वर। ठीक है, कितने भैया? 4। कौन कौन से आपके सामने? पहला है अ, फिर है ई, उ और री। आपसे कोई पूछे कि मूल स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कितने बताएंगे? 4। कौन कौन से? अ, ई, उ और री। इसके बाद हम बात कर रहे हैं इसके भेद की, कि ख में, कि भैया अभी आपने परिभाषा पढ़ी कि मूल स्वर के उच्चारण करने में कम समय लगता है, जबकि दुगना समय लगे उन्हें क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर। तो हम कंपैरिजन कर रहे हैं दीर्घ। क्या कहते? दीर्घ। दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। दीर्घ काया, दीर्घ काय, कभी हम नाम सुना होगा। लघु काय, ठीक है। हनुमान जी गए सीता की खोज के अंदर, तो उन्होंने कहा सूक्ष्म रूप, रघु रूप करके, छोटा सा रूप करके लंका में क्या किया? प्रवेश किया। और बाद के अंदर जब जामवंत ने उन्हें अपने बल को याद करवाया, तो उनका दीर्घ काय क्या हो गया? रूप हो गया, उनका बड़ा शरीर हो गया। तो ऐसा आपने रामचरितमानस या रामायण देखी होगी, उसमें सुना होगा। तो हम बात करें दीर्घ का मतलब क्या होता है? बड़ा। इसे गुरु भी कहते हैं। गुरु हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। एक बात और, गुरु हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। ये गुरु शब्द जो है, बच्चे लिखते समय इसको इस प्रकार लिख देते हैं। ये शब्द क्या है? गलत है। क्यों भाई? यहाँ पे देखो रू में क्या आ रही? गांठ आ रही है। सर ये गांठ का मतलब क्या है? गांठ से तात्पर्य क्या होता है कि गांठ से तात्पर्य, एक तो आपने ये र हलंत, देखो समझो, र हलंत में आपने क्या जोड़ा बताइए? ऊ। क्या जोड़ा? र हलंत में क्या जोड़ा आपने बताइए? ऊ, ठीक है। अच्छा, छोटा हुआ है बड़ा हुआ है? भैया छोटा हुआ है, तो इसमें गांठ है, नहीं आएगी। लेकिन इसी र हलंत में आपने कौन सा ऊ जोड़ा? बड़ा ऊ, तो इसमें क्या आ जाएगी बताइए? गांठ आ जाएगी। तो गुरु में गांठ नहीं होती। गांठ से तात्पर्य क्या? कि गुरु अपने विद्यार्थियों शिष्यों को समान दृष्टि समभाव से देखता है। उसके मन में किसी भी विद्यार्थी के प्रति छल कपट की भावना नहीं होती, क्योंकि उसकी दृष्टि में सब क्या है? समान हैं।
तो यहीं पे बात हम चर्चा कर रहे हैं, गुरु गुरु में गांठ नहीं होती है। गुरु वाला गलत है, गुरु लिखना है तो बिल्कुल इसमें बिना गांठ के आएगा। कई शब्द होते हैं जैसे करुण बिना गांठ के, तरुण बिना गांठ के, वरुण बिना गांठ के, शुरू देखो उच्चारण करके दे, शुरू उच्चारण गांठ आएगी, शुरू जोर पड़ रहा है, लेकिन इसी को हम लिखते शुरुआत। अब जोर नहीं पड़ रहा है, जोर नहीं पड़ रहा तो बिना गांठ का शब्द आ गया। नेहरू गांठ आएगी, ठीक है, नेहरू में क्या आएगी, गांठ आएगी। तो छोटा हुए बड़ा हुए, इस बात को मैंने समझा दिया आपको। जनरल से बीच में छोटी छोटी बातें होती है, समझने लायक है कि गांठ कहाँ आएगी, गांठ कहाँ नहीं आएगी। छोटा हुए तो गांठ नहीं आएगी, बड़ा हुए तो गांठ आएगी। तो गुरु गुरु में गांठ नहीं होती है कि गुरु कुमार शिष्य कुंभ है, घड़ी घड़ी काड़े खोट, अंदर हाथ सहार दे बाहर बाटे चोट। तो गुरु की तो उपमा जो है, अगर कबीर को आपने कहीं पढ़ा तो गुरुदेव के अंग की बात हम करते हैं, और बड़ी व्याख्यान कबीर जैसा इस दुनिया में कोई व्यक्ति पैदा नहीं हुआ होगा जिसने मुगलों के समय रहते, मुगलों के समय तो सिकंदर लोदी के समकालीन था, उनके समय रहते भक्ति काल के अंदर, उनके समय में रहते उनकी बुराइयां कर दी। इतना निडर व्यक्ति, और आज भी प्रासंगिक है, आज भी प्रासंगिक है, जिसने 120 साल जी, और आज के अगर 600 साल पहले की बात हम करें तो उससे पहले पैदा हुए, और आज तक भी कबीर को हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक बात और बता देता हूँ कि विश्व के 12 देश ऐसे हैं जहाँ कबीर को पढ़ाया जाता है, भारत भी इसमें देश है। जहाँ जहाँ हिंदी चलती है वहाँ पे कबीर को पढ़ाया जाता है। ये बहुत हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे यहाँ के जो कबीर पैदा हुए हैं काशी के अंदर, वाराणसी, बनारस में, उनको 12 देशों में पढ़ाया जाता है। तो देखिए दीर्घ स्वर की बात करते हैं, दीर्घ स्वर, गुरु स्वर, संधि, इसको संधि स्वर के कहते हैं कि संधि से ये जितने भी बनेंगे, आ किससे बनेगा, संधि से, अ संग अ मिलके आ बनेगा, ई भी संधि से, ऊ भी संधि से, ए आई ओ को तो हमने देखा ही है। तो ये बात चर्चा करें गुरु स्वर। संधि क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने भी स्वर हैं साथ के साथ ये स्वर किससे बनेंगे, संधि से मिलकर बनेंगे। तो एक नया नामकरण हमने दे दिया, कौन सा, संधि स्वर। इसे द्विमात्रिक भी कहते हैं। वापस वही बात आ गई, इस बात को मैं पहले आपको समझा चुका हूँ कि द्विमात्रिक क्या भैया, कि मात्रा कितनी लगेगी, 2, क्योंकि जब इसमें हम मात्रा काउंट करेंगे तो जितने भी दीर्घ स्वर है उसमें मात्रा कितनी गिनी जाती है, 2, और जितने भी लघु स्वर से मात्रा कितनी गिनी जाती है, 1। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो आपसे प्रश्न पूछे कि ह्रस्व यानी मूल यानी लघु यानी एकमात्रिक स्वर की संख्या कितनी है भैया, 4 है, उनकी मात्रा 1 होती है, इस कारण एकमात्रिक कहते हैं। बाकी दीर्घ, गुरु, संधि, द्विमात्रिक की मात्रा कितनी होती है, 2। चलिए इसके बाद मैं आपसे 1-2 बातें और पूछता हूँ। बताइए, अगर कोई आपसे पूछे लघु का विलोम क्या होगा, लघु का विलोम, बताइए विलोम मैं आपसे पूछता हूँ। हम यहाँ पे 2 ऑप्शन दे रहा हूँ, गुरु, ठीक है, या फिर दीर्घ। तो ध्यान कर लेना, कभी कुछ कुछ बातें फिक्स होती है। छंद विवेचन में लघु गुरु, लघु गुरु, तो ध्यान कर लेना लघु का विलोम क्या होगा, गुरु ही होगा, लघु का विलोम। और ह्रस्व का विलोम क्या होगा, दीर्घ ही होगा, फिक्स है ये। आप बोले सर सबका मतलब तो एक ही, मतलब तो एक ही है, ठीक है, लेकिन छंद विवेचन में लघु और गुरु की ही क्या होती है, गणना होती है। तो लघु का विलोम क्या फिक्स माना गया है, गुरु, और गुरु का विलोम क्या फिक्स माना गया है, लघु। इसी प्रकार ह्रस्व का विलोम क्या माना गया है, दीर्घ, दीर्घ का विलोम क्या माना गया है, ह्रस्व। इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करते हैं प्लुत स्वर क्या होता है। प्लुत का मतलब क्या होता है, प्लुत स्वर, इसे त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। प्लुत का मतलब क्या होता है, प्लुत का एक और नाम है त्रिमात्रिक स्वर। देखो ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लगभग 3 गुना समय लगता है। यहाँ पे खुद ने अपनी बात को कह दी कि ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में लगभग 3 गुना समय लगता है तो उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। कौन स्वर कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। इनका प्रयोग संस्कृत में लिखे गए श्लोकों या मंत्रों के उच्चारण में किया जाता है। इस बात को समझे भैया कि इन्हें प्लुत स्वर क्यों कहते हैं। प्लुत स्वर का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम समझते हैं। चलो मैं एक शब्द लिखता हूँ यहाँ पे,
चलो ये तो वाला हो गया, सॉरी। बताइए क्या है, इसको उच्चारण करें पहले तो। क्या उच्चारण होगा? ओ। क्या उच्चारण होगा? ओ। ठीक है, उच्चारण ओम होगा। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि ये जो बीच वाला है ये क्या है? ये क्या है? प्रश्न ये है, प्रश्न ये है कि ये क्या है। अब कई बच्चे इसको ई बोलते हैं, सर ई लिखा हुआ है, ऊ लिखा हुआ है। नहीं, ये ई और ऊ नहीं है। मैं बताना चाहूँगा ये वास्तव में है हिंदी की गिनती का 3। अब हिंदी की गिनती कौन कौन से हैं? कई बच्चों को तो आती नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 और 10। अब दिख रहा है आपको यहाँ पर ये 3 दिख रहा है। ये वास्तव में क्या है? हिंदी की गिनती का 3 है। और जिस वर्ण के पीछे लग जाता है उसका उच्चारण लगभग 3 गुना समय लगाकर किया जाता है। अब बताइए किस वर्ण के पीछे लगा? ये ओ के पीछे, तो ओ का उच्चारण कितने गुना हो जाएगा? 3 गुना। इस कारण इसको ओम नहीं पढ़ के क्या पढ़ते हैं? ओम। देखिए संस्कृत के जब आप मंत्र पढ़ते हैं तो वो सार्थक क्या है? वो फलदायी कब है? जब उनका उच्चारण शुद्ध हो। अब आपने इसको ओम पढ़ दिया, चलो ओम तो बहुत कॉमन है, यहाँ पे शब्द लिख दिया मैंने इस प्रकार, अब ये आ गया। अब इसको आप कोई पढ़ेगा, कोई को पढ़ेगा, जबकि इसका उच्चारण क्या होगा? को। 3 गुना समय लगाना को के उच्चारण में। तो शायद ये वाली बात आपको समझ में आ गई कि ये क्या है, प्लुत स्वर किसे कहते हैं? वैसे स्वर जिनके उच्चारण में 3 गुना समय लगता है, प्लुत स्वर कहते हैं। और इनका प्रयोग संस्कृत में लिखे गए श्लोकों या मंत्रों के उच्चारण में, यानी ये 3 जो बना हुआ आएगा ये संस्कृत भाषा का ही शब्द है, संस्कृत में ही इनका उच्चारण होता है, संस्कृत के श्लोकों या मंत्रों के इन उच्चारण में इनका प्रयोग होता है। कई बार आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आज के बाद शायद आपको ये याद हो गया होगा, पता चल गया होगा ये क्या है, हिंदी की गिनती का 3। और 3 कहाँ लगाएंगे? जिस वर्ण के पीछे लगा होगा उसका उच्चारण कितने गुना समय लगाकर किया जाएगा? 3 गुना समय लगाकर किया जाएगा। चलिए, तो यहाँ पर आपको पता चल गया भैया। तो मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, चलो इस बात को हम अच्छी तरह लिख देते हैं। जैसे ओम, ठीक है ना। ओम में ये क्या है? हिंदी की गिनती का 3। ओके, यहाँ पे बात आ गई। तो यहाँ पे हमने चर्चा कर ली कि जिन स्वरों का उच्चारण प्लुत के रूप में किया जाता है उसके बाद हिंदी की गिनती का 3 जोड़ दिया जाता है, दर्शा दिया जाता है। जैसे लिखा हुआ है यहाँ पे ओम, ठीक है भैया। और ये क्या है? हिंदी की गिनती का 3, हिंदी की गिनती का 3 है। ओके, और कई उदाहरण मैंने आपको बता दिया। एक लास्ट जो है वो है अवग्रह चिन्ह, ठीक है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। अवग्रह चिन्ह, ये अवग्रह चिन्ह क्या होता है इस बात को समझें। एक चिन्ह आपने देखा होगा, इस चिन्ह को बोलते हैं अवग्रह चिन्ह। भाई अवग्रह चिन्ह क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी ध्वनि का लोप होना। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी काम की चीज आपकी। किसी ध्वनि का क्या होना? लोप होना। भाई आपके सामने कोई ध्वनि है, ठीक है, और ध्वनि है और ज़्यादा है तो आप उसको क्या करेंगे? लोप करेंगे। तो यहाँ पर भी कोई ध्वनि अगर ज़्यादा है तो इसका क्या जाता है? लोप किया जाता है। इस बात को समझने के लिए जैसे आप इसको पढ़ें इसको क्या पढ़ेंगे?
कॉपी नहीं, क्या पढ़ते हैं? कोअपी। क्या पढ़ते हैं? कोअपी। अ नजर आ रहा है क्या? नहीं, ये नजर नहीं आ रहा है। जब नजर नहीं आ रहा तो भाई क्या क्यों पढ़ा? क्योंकि मुझे पता है ये जो साइन है, ये अवग्रह चिन्ह का साइन है, ये अ को दर्शा रहा है। तो अगर आपके सामने कोई ध्वनि एक्स्ट्रा आ जाती है तो उसका लोप करने के लिए साइन का प्रयोग किया जाता है। और इस साइन का प्रयोग भी कौन सी भाषा में होता है? केवल संस्कृत भाषा में। केवल संस्कृत भाषा में प्रयोग, इस बात को भी आप समझेंगे अभी। चलो, इसका भी प्रयोग मतलब प्लुस स्वर का ही प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है और अवग्रह चिन्ह का प्रयोग भी कौन सी भाषा में? संस्कृत भाषा में। इस बात को समझाने के लिए पहले हमें एक नियम पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए? नियम। मैं एक रूल समझा रहा हूं आपको। नियम क्या है? नियम कहता है यदि विसर्ग से पहले किसका स्वर हो? केवल अस्वर हो। विसर्ग से पहले किसका स्वर हो? केवल अस्वर हो। और उसके बाद भी केवल 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 कौन स्वर हो? अस्वर हो। ये की बात जब मैं आपको संधि का टॉपिक पढ़ाऊंगा तब भी समझाऊंगा, लेकिन बीच में कुछ बात आ गई है तो हमें समझनी पड़ेगी इस वाली बात को। तो मैंने हमको समझाया नियम क्या कहता है, रूल्स कहता है अगर विसर्ग से पहले केवल अस्वर हो और उसके बाद भी केवल अस्वर हो तो ऐसा होने पर ये अविसर्ग समेत पूरा का पूरा किस में बदल जाता है? बताइए, ओ में बदल जाता है। ओ में क्या होता है? बोले ओ, बदले जाता है। इस बात को समझे भैया, ओ में कैसे बदलता है, अब इस बात को हम समझते हैं। ठीक है, ओ में क्या होता है? बदल जाता है। अब आपके सामने यहाँ पे देखो शब्द है, मैं इसको वापस लिख रहा हूं। मन विसर्ग धन अनुकूल। मन विसर्ग धन अनुकूल। बताइए न में क्या स्वर जुड़ा हुआ है? अ। मैंने क्या करा? ये न को हलंत करा और यहाँ पे स्वर क्या निकाला? बताइए, अ। ये विसर्ग का विसर्ग, यहाँ पे क्या लिखता हूँ? अनुकूल का। यहाँ पे क्या लिखता हूँ? बताइए, अनुकूल का अनुकूल। अनुकूल का अनुकूल लिख लिया भाई, अनुकूल का अनुकूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कंडीशन लागू हो रही है नहीं? विसर्ग से पहले क्या है? अ। दो शब्द का आरंभ किससे हो रहा है? बताइए, अ से। ऐसा होने विसर्ग समेत किस में बदल जाएगा? ओ में। ये सीधा का सीधा चेंज हो गया। बताइए किसके अंदर? ओ में। और यहाँ पे क्या लिखता हूँ? अनुकूल का अनुकूल। कोई दिक्कत नहीं है, अनुकूल का अनुकूल। और यहाँ पे क्या लिखा? बताइए, मन का मन। अब बताइए न हलंत है या नहीं? जो हलंत है उसके साथ क्या जुड़ेगा? स्वर। ये न में क्या जुड़ गया? ओ। वो तो क्या बन गया? मनो। और इसके साथ मैंने जोड़ दिया अनुकूल का अनुकूल। बताइए क्या सही है? हाँ बोलोगे सर सही नहीं है, ये क्या है? गलत है। हमें ही पता है गलत है। क्यों? यहाँ पे अध्वनि क्या आ रही है? एक्स्ट्रा आ रही है। अब जो चीज़ एक्स्ट्रा आएगी उसको तो हटाया जाएगा। तो अ जब एक्स्ट्रा आ रही है तो उसका मुझे क्या करना पड़ेगा? लोप। और लोप करने के लिए मैं एक साइन दर्शाता हूँ, ये वाला साइन जिसे आप अवग्रह चिन्ह के नाम से जानते हैं। ऐसे लिखें, मानोनुकूल। क्या बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? लेकिन ये कौन सी भाषा में है? ये संस्कृत भाषा में। अभी मैंने कहा कि इस चिन्ह का प्रयोग कौन सी भाषा में होता है? संस्कृत भाषा में। तो हिंदी वाले कैसे लिखते हैं? तो हिंदी वाले कैसे लिखेंगे? हिंदी वाले लिखेंगे मानोनुकूल। ये किस में लिखेंगे? बताइए, हिंदी वाले। ये बात ध्यान कर लेना, ये हिंदी वाले मनोनुकूल लिखेंगे, लेकिन संधि विच्छेद तो मन विसर्धन अनुकूल ही दोनों का होगा। और विसर्ग शब्द वैसे भी संस्कृत भाषा के हैं, आपको बाद में पता चलेगी, धीरे धीरे पता चलेगी। अभी शुरुआत है, शुरुआत में बहुत सारी बातें आपको सीखनी है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है दोस्तों। जहाँ तक मैं सोचता हूँ आपको मेरी बात बहुत अच्छी तरह समझ में आ चुकी होगी। और यहाँ तक जहाँ तक मैंने पढ़ा है इसको आपको पढ़ें ध्यानपूर्वक। आगे की हमने स्वरों का भेद वर्गीकरण प्रकार पढ़ा। पहला प्रकार पढ़ा है कि उच्चारण अवधि यानी मात्रा काल के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण भेद या प्रकार। इसका जो दूसरा भाग है भेद प्रकार के अंतर्गत ही ओष्ठों यानी होठों की आकृति के आधार पर, उसके बाद जीभ या जीवा की स्थिति के आधार पर, फिर मुख की स्थिति के आधार पर, वो हम कल पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही है दोस्तों, धन्यवाद।